everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the part 2 of September 2020 करंट अफेयर कंपाइलेशन। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में पार्ट 1 के रिगार्डिंग जितने भी करंट अफेयर थे वो डिस्कस किए थे। आज खत्म करेंगे सितंबर वाले करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन को पार्ट 2 के साथ में। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ में हमारे, जो कि है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0। देखो, अगर आप नाम देखो इसका तो दैट इज़ क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क। मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज हमारे पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, पूरे ग्लोब पर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, काफ़ी ज़्यादा हम चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर चुके हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग। तो इस वजह से क्या है, जितनी भी हमारी सिटीज़ हैं, चाहे वो बड़ी सिटीज़ हैं, चाहे दिल्ली है, चाहे बेंगलोर है, चाहे चंडीगढ़ जैसी सिटीज़ ही क्यों ना हो, इन पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसी सिटीज़ पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ना पड़े तो हम जो नई सिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम ऐसे प्लान करें, इस तरीके से मैनेज करें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये जो चीज़ें हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए तो ताकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ना पड़े, उसके लिए हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क निकाला है, दैट इज़ दिस क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क। कि कोई भी जो सिटी है वो क्लाइमेट चेंज को कितना झेल सकती है, और अल्टीमेट जो नई सिटीज़ हम बनाएंगे उनको प्लान आउट इस तरीके से करेंगे कि भाई जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बैलेंस्ड मैनर में ही चलती रहें। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है वो किसने रिलीज़ किया है। इट इज़ रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जो भी सिटीज़ के पूरे काम है दैट इज़ बीन टेकन केयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो जो भी असेसमेंट फ्रेमवर्क होगा वो भी इसके अंडर ही काम करेगा। ठीक है, तो एक तरीके तो आपको ये ध्यान रखना है किसने किया है। और अगर हम बोले क्रक्स में, क्रक्स इसका यही है, टू इनकलकेट अ क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच टू अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। हम कैसे सिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें डालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट ऑल आर द पैरामीटर्स ऑफ द क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच। अगर हम कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका क्लाइमेट पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े और क्लाइमेट की वजह से उस चीज़ पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो दैट रिलेशनशिप इज़ रेसिप्रोकल इन नेचर, मतलब एक तरीके से गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये क्या चीज़ है। और आपने ध्यान रखना है कि भाई कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स तो 28 हैं, बट आपको वो याद नहीं रखने, आपको सिर्फ याद रखने हैं 5 कैटेगरीज। जिन कैटेगरीज में हम लोगों ने इन टॉपिक्स को डिसाइड किया है कि भाई कम से कम एक सिटी में जो प्लानिंग होगी वो इस तरीके से होगी कि अगर फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज ज़्यादा एक्सैसरबेट हो गया तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो सिटीज़ पर ना पड़े। इम्पैक्ट तो देखो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम पूरे क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो पूरा ग्लोब उससे जो है प्रताड़ित है। कहीं पर फ्लड ज़्यादा आ रही हैं, कहीं पर सूखे ज़्यादा पड़ रहे हैं, कहीं पर जो रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से चेंज तो देखो हर जगह पर आएगा, लेकिन उस चेंज की वजह से जो सिटी लाइफ है, जो एक इंडिविजुअल की लाइफ है, वो कम से कम इम्पैक्टेड हो। तो ये हमारा पूरा पर्पस है फॉर दिस असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो आपको ये 5 कैटेगरीज ध्यान रखनी है कि हम सिटीज़ में क्या क्या चीज़ें करेंगे। पहला है आपका एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स। जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स होंगी दे वुड कॉल एज द ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग्स का बेसिक मकसद ये होता है कि जहाँ पर एक तो आपकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो। मतलब आप अपने घरों में, पूरी बिल्डिंग्स में जो पीले बल्ब आते थे वो ना लगाओ, आप एलईडीज़ लगाओ, क्योंकि जो पहले पीले वाले बल्ब थे वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे और लाइट थोड़ी सी कम देते थे। एलईडी वाले एनर्जी भी कम कंज्यूम करते हैं और लाइट भी ज़्यादा देते हैं। तो उस वजह से क्या है, पीले वाले बल्ब एनवायरनमेंट को भी हानि पहुंचाते थे, लेकिन जो एलईडी बल्ब्स हैं वो आपके एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। ठीक है, तो आपको जो बिल्डिंग्स हैं इस तरीके से बनानी है कि वो ग्रीन बिल्डिंग्स हों, एनर्जी वाइज भी। और बिल्डिंग बनाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि क्या आपने वो बिल्डिंग किसी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके बनाई है कि नहीं बनाई है। आप जो सॉइल जिस जगह पर वो बना रहे हो, क्या वो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है ना। क्या आपने इस कंस्ट्रक्शन करते टाइम पर बहुत ज़्यादा डस्ट एनवायरनमेंट में छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है वाइल यू आर प्लानिंग अ बिल्डिंग, वाइल यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग एंड व्हेन यू आर मैनेजिंग द बिल्डिंग। जब बिल्डिंग में लोगों को रहने देते हो, पूरे इन तीनों फेजेस में आपको ध्यान रखना है कि बिल्डिंग की वजह से कोई भी आपकी इन्वायरमेंट में हानि ना पहुँचे। ठीक है, और अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग इस सक्षम हो कि क्लाइमेट चेंज का या फिर सूखे का, बाढ़ का, किसी भी डिजास्टर का उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड है अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। आपने ध्यान रखना है जब भी हम कोई सिटी बनाते हैं तो बेसिकली हम फॉरेस्ट कवर को डिस्ट्रॉय करके ही बनाते हैं।
लेकिन इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर कोई सिटी ऐसे बनी है जिसने फॉरेस्ट को भले डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन सेम काइंड ऑफ फॉरेस्ट उसने कहीं और जगह पर ट्रांसप्लांट भी कर दिया है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को भी बेनिफिट पहुंच गया और लोगों को रहने के लिए जगह भी मिल गई, तो आपने इस तरीके की चीज़ें प्लान आउट करनी है इस फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो सेकेंड कैटेगरी आपकी ये थी। थर्ड कैटेगरी है मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी। जो मोबिलिटी है, जो व्हीकल्स हैं, क्या वहाँ पर आप पेट्रोल डीजल के व्हीकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या फिर आप सीएनजी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो। सीएनजी इज़ अ काइंड ऑफ नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल, लेकिन पेट्रोल डीजल आर पोल्यूटिंग फ्यूल। तो इस वजह से अगर ज़्यादा आपके डीजल और पेट्रोल के व्हीकल्स हैं तो इन्वायरमेंट वुड गेट मोर पोल्यूटेड। तो इसकी बजाय आप सीएनजी वाले व्हीकल चलाओ, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ, है ना, जो बैटरी से रिचार्ज होते हैं, जो छोटी छोटी ये पतली सी एक्टिवा टाइप सी आती है, जो पता भी लगता है कि आगे निकल गई है, आवाज़ ही नहीं आती उनकी। तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनी पूरी सिटी में प्लान आउट करो। ठीक है। एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी मतलब आपकी सिटी में अगर कोई इंडस्ट्री लग रही है तो वो इंडस्ट्री इतनी दूर लगे कि भाई उससे जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वो लोगों तक ना पहुंच पाए, ताकि उससे लोगों की हेल्थ पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ना पड़े। ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी आपने इस तरीके ध्यान रखनी है। फोर्थ है आपका वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट है कि अगर कोई डिस्चार्ज्ड वाटर है, चाहे वो घरों से निकल रहा है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री से निकल रहा है, तो वो वाटर जो पोल्यूटेड वाटर है वो ना तो आपकी रिवर्स में जाए, ना आपकी लेक्स में जाए, और ना ही आपके पूरे एनवायरनमेंट को वो दूषित करे। तो इस तरीके से आपको अंडरग्राउंड सीवेज प्लांट्स लगाने हैं। तो इस तरीके से आपको वाटर को एक अच्छे तरीके से ट्रीट करने के बाद ही रिवर में रिलीज करना है। ठीक है। और लास्ट है आपका वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब सॉलिड वेस्ट हो सकता है, वो बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो सकता है ना। जैसे आपका कंप्यूटर खराब हो गया, सीपीयू में जो भी चीज़ें आपने यूज़ करी थी, जो उसके अंदर लगी हुई हैं, वो बेसिकली आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जैसे जो डॉक्टर्स ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, जो भी सिरिंजेस वगैरह होती हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं, वो दीज आर द बायोमेडिकल वेस्ट। तो ऐसे वेस्ट चाहे वो घरों से निकले हों, चाहे हॉस्पिटल से निकले हों, चाहे किसी इंडस्ट्री से निकले हों, उसकी भी जो मैनेजमेंट है हमें विद इन द सिटी ही करनी है। और उस वेस्ट की वजह से किसी भी जगह पर सिटी की एस्थेटिक वैल्यू में कमी ना आ जाए, मतलब अच्छी दिखनी चाहिए कम से कम सिटी। तो ये 5 कैटेगरीज आपने ध्यान रखनी है। एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। देखो कैटेगरीज अगर याद नहीं भी रहती हैं तो आपको ये पता है कि अगर आप किसी सिटी में रहना चाहो, अगर आपके बेसिकली जो ड्रीम सिटी है वो क्या है, कि जहाँ पर अच्छी ग्रीनरी भी हो, जहाँ पर लोग जो रहें उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा रहे, उनको किसी तरीके की डिजीज़ ना हो, एयर क्वालिटी अच्छी रहे, पूरा वाटर डिस्चार्ज का सारा पूरी चीज़ें अच्छी से लगी हुई हैं, वेस्ट भी आपको कहीं नहीं दिख रहा, कचरा भी कहीं नहीं दिख रहा, उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। तो आपने अगर ये नहीं भी याद रहता तो अपनी ड्रीम सिटी के बारे में सोच लो कि आपको किसी सिटी में क्या क्या चाहिए है, तो इस तरीके से भी आपको याद हो जाएंगे। मतलब नॉर्मल सोचना, ऐसी सिटी मत इमेजिन कर लेना कि जहाँ पर आप मतलब जस्ट बटन दबाओ और सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाए। वो थोड़ी सी स्मार्ट सिटी वाला कंसेप्ट है। यहाँ पर हम नॉर्मल सिटीज़ इंडिया के हिसाब से बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो हल्का से इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। कौन रिलीज करता है, क्या इसका मकसद है और क्या इसकी कैटेगरीज हैं, इसके ऊपर ही क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। एक रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट, नाम से ही क्लियर है कि भाई अपना जो प्लैनेट है उस पर जो भी बायोडाइवर्सिटी है, चाहे उसको ह्यूमंस किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, और या फिर बायोडाइवर्सिटी के कम होने की वजह से ह्यूमंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सब बताता है ये रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। रिलीज कौन करता है? इट इज बीन रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF रिलीज करता है। और ये हर साल रिलीज नहीं करता, ये 2 साल में एक बार रिलीज करता है, क्योंकि टाइम लगता है ना पूरी प्लैनेट की स्टडी करने के लिए, हर बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए, तो इसको 2 साल कम से कम लग जाते हैं पूरी स्टडी करने के लिए। तभी ये हर साल हर 2 साल में एक बार अपनी रिपोर्ट रिलीज करता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई ये रिपोर्ट बेसिकली करती क्या है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले 2 सालों में ह्यूमंस की वजह से कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, कितने ज़्यादा प्लांट्स मर गए हैं, कितने ज़्यादा एनिमल्स की डेथ हो गई है ना। क्या क्या हमने ऐसे एक्टिविटीज़ करी हैं, क्या हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, क्या हम लोगों ने पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया है, तो किस चीज़ की वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया है, चाहे वो प्लांट बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो आपकी एनिमल बायोडाइवर्सिटी हो, है ना। तो ये बेसिकली रिपोर्ट यही बताती है कि भाई किस तरीके से ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि अगर आपके पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पर, पूरे अर्थ पर अगर प्लांट्स की कमी हो रही है, एनिमल्स की कमी हो रही है, तो अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है।
हमारा जो प्लैनेट है यहाँ पर अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट हैं एंड ह्यूमंस आर जस्ट वन ऑफ द 7 मिलियन स्पीशीज, है ना। बाकी सब और तरीके की स्पीशीज हैं, लेकिन सिर्फ एक स्पीशी की वजह से, ह्यूमंस की वजह से कितना ज़्यादा हम लोगों ने तबाही मचा दी है, ये सब बताता है आपका ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ठीक है, कौन रिलीज करता है, कब तक रिलीज करता है, ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट आपका कि भाई ये क्या बताता है, वही कि टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मरीन हैबिटेट्स में कितनी, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो मतलब लैंड पर हो, चाहे फ्रेश वाटर हो रिवर्स या लेक्स हो, और या फिर मरीन, मरीन मतलब आपका ओशंस, तो सभी जगहों पर कितने ज़्यादा जो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट कौन से होते हैं एनिमल्स, वर्टिब्रेट आर दोज विच हैव दी बैकबोन्स, विच हैव बैकबोन, जिनकी मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, उनको हम बोलते हैं कि वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं। वर्टिब्रेट्स को आपको ध्यान रखना है, 5 टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं, आप इसको याद रख सकते हो रैम FB से, है ना। राम FB मतलब भगवान श्री राम और फेसबुक, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। R से हैं आपके रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आपके वर्टिब्रेट्स में आते हैं। A से हैं आपके एम्फीबियंस, वो आपके वर्टिब्रेट्स में आते हैं। M से हैं आपके मैमल्स, है ना, मैमल्स जैसे ह्यूमंस, एलिफेंट्स। F से है आपकी फिशेस एंड B से हैं आपके बर्ड्स। ये जो 5 कैटेगरीज हैं ये आते हैं आपके वर्टिब्रेट्स में, क्योंकि इनके पास बैकबोन है। बाकी जितनी भी और स्पीशीज हैं दे आर इनवर्टिब्रेट्स। तो ये जो लिविंग प्लैनेट है रिपोर्ट है, ये बेसिकली वर्टिब्रेट वाले पर ही फोकस करती है, बिकॉज दे आर मोर इन नंबर एज कम्पेयर टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई इसके ये पैरामीटर्स के हिसाब से इंडेक्स निकाला जाता है। की फाइंडिंग्स देखते हैं क्या है, इसने बताया क्या है अल्टीमेटली, इसने ये बताया है, क्रक्स अगर हम निकालें तो ह्यूमंस की वजह से देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है वो हम लोगों को झेलने को मिला है। मतलब अगर ह्यूमंस ने अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज से सबक नहीं सीखा, पॉपुलेशन को कम नहीं किया, पोल्यूशन को कम नहीं किया और इनिशिएटिव्स नहीं उठाए ताकि वो चीज़ों को सुधार सके, तो अल्टीमेटली जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब होने वाली है आगे आने वाले फ्यूचर में। मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है कि आपको ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अच्छी एयर क्वालिटी की दिक्कत हो सकती है। मतलब ये जो बेसिक नीड्स हैं जल वायु, तो इनकी भी कमी आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो इसने क्रक्स यही है कि भाई बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने गंद मारा हुआ है और इस वजह से बायोडाइवर्सिटी को भी थोड़ा सा लॉस देखने को मिला है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम देखें कि भाई कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई। सिंपल आपका लैंड यूज चेंज है, हमने एग्रीकल्चरल लैंड में फर्टिलाइजर बहुत यूज़ करे जिससे कि पूरी लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, है ना। हम लोगों ने लैंड पर से फॉरेस्ट काट दिए, बिल्डिंग्स बना दी, तो हम लोगों ने जो लैंड जिस चीज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए थी उसका यूज़ ही चेंज कर दिया, या तो उसको इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर लिया या उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लिया। तो ये सब फैक्टर्स हैं। यूज़ एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, हम लोगों ने जो स्पीशीज़ हैं, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो एलिफेंट है, चाहे वो 1 हॉर्न राइनोसिरोस है, उनकी आपस में ट्रेड बहुत किया है। तो ट्रेड करने की वजह से उनकी पोचिंग की जाती है, हंटिंग की जाती है, तो उनको मारा जाता है बेसिकली। तो एनिमल्स को अगर आप मार दोगे ट्रेड के लिए तो ये कहाँ का इंसाफ है। सिंपल आप पैसे कमाने के लिए वाइल्ड लाइफ का ट्रेड कर रहे हो, तो दैट इज़ अ वेरी इनह्यूमेन आप कह लो थिंग। नेचुरल हैबिटेट लॉस, जितना भी एनिमल्स जिस जंगल में रहते थे, आपने जब जंगल ही काट दिया तो उसमें जो एनिमल्स रहते थे तब वो कहाँ जाएंगे, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो खत्म हो गया। अब या तो वो जू में है या फिर शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि भाई हिमाचल वाले एरियाज़ में, उत्तराखंड वाले एरियाज़ में जो लेपर्ड्स हैं, जो चीते हैं, वो सारे के सारे ऐसे सड़कों पे घूम रहे हैं, है ना। गाड़ियाँ आ रही है, उनको रोक के उनसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। कुछ और है जैसे डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ये तो हमें पता ही है कि हम इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस इंडेक्स ने बोला कि ह्यूमंस की वजह से जो लॉस है बायोडाइवर्सिटी का वो देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग एरिया है दैट इज़ दी 2.4% एरिया, 2.4% लैंड जो है इंडिया की अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, जिस पर आपकी कम से कम अबाउट 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी रहती है। अगर पूरे वर्ल्ड में 100 स्पीशीज़ हैं तो इंडिया में वो 8 हैं। ठीक है, और अराउंड 16% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, अगर पूरे वर्ल्ड में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 16 इंडिया में रहते हैं, तो 16% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी भी 8% है, लेकिन लैंड एरिया 2.4% है। लेकिन इंडिया में जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट।
ठीक है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखा है। रीजंस हम लोग ये वाले कर चुके हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हुई हैं, इसीलिए यहाँ पर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी देखने को हमें मिला है। अगर हम इसने एक और चीज़ बोली है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। एक सिंपल एक कंसेप्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। बेसिकली जितनी भी हमारी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमें कितना लैंड एरिया चाहिए है, क्या वो लैंड एरिया अवेलेबल भी है या नहीं है। तो जितना हमें चाहिए है अपनी पूरी नीड्स को पूरी करने के लिए, दैट एरिया इज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ द मैन, ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि भाई इंडिया जो ह्यूमैनिटी है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर लें, पूरे वर्ल्ड का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है दैट इज 1.7 प्लैनेट अर्थ्स। मतलब अगर पूरे जितने भी लोग आपके प्लैनेट पर रहते हैं, अगर उन सबकी आपको नीड्स पूरी करनी है अच्छे तरीके से, सेटिस्फैक्ट्री तरीके से, तो आपको एक अर्थ नहीं, आपको 1.7 अर्थ चाहिए है। लेकिन है तो एक ही अर्थ ना, सिंपल एक ही प्लैनेट जिस पर लाइफ पॉसिबल है। इसका मतलब बहुत कम टाइम ऐसा बचा है जिसमें हम लोगों की जो पूरी नीड्स हैं वो इसी प्लैनेट पर रहते हुए पूरी कर सके। मतलब इंडिया, मतलब पॉपुलेशन ने इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है एनवायरनमेंट को, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया है, ओवर यूज़ कर दिया है, जिसकी वजह से पूरा जो प्लैनेट अर्थ का रिसोर्सेज भी हमारे लिए कम पड़ गए हैं। तो हमें अब सिर्फ एक प्लैनेट से काम नहीं चल रहा हमारा, हमें कितना चाहिए, 1.7 अर्थ चाहिए हमें, तब जाके हमारा काम चलेगा। ऑलमोस्ट डबल है, मतलब एक ऐसी ही अर्थ हमें और चाहिए इफ़ वी वांट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ये भी इसने बताया है कि विच इज़ नॉट अ गुड थिंग बेसिकली, है ना। जितना ज़्यादा ये कम होगा, अगर 0.9 होता, इसका मतलब अर्थ पर अभी भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं कि वो पूरी ह्यूमैनिटी की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सके। बट ये 1.7 है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने स्टार्ट क्या, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम से स्टार्ट हो ही रखी हैं, अब तो कंटिन्यू चल रही है बस, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, व्हाट इज डू यू मीन बाय द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये जो डेफिनेशन है ये भी आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ही निकालता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसके साथ ही इसको इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट है आपका नमामि गंगे प्रोग्राम। नाम से क्लियर है, हर हर गंगे। तो नमामि गंगे प्रोग्राम है, इसको न्यूज़ में ही इसलिए था सितंबर में क्योंकि 6 सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट्स थे वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किए थे। कहाँ किए थे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बेसिकली बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय द नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, वैसे तो नाम से ही क्लियर है, गंगा को बचाना है, गंगा को दूषित होने से बचाना है। जो दूषण पहले से हम कर चुके हैं, पोल्यूशन हम पहले से कर चुके हैं, उसको साफ करना है ना। उसकी जो इकोलॉजिकल हेल्थ है रिवर की, वो मेंटेन करके रखनी है। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि शुरू किया गया था 2014 जून में, जिसका बेसिक मकसद क्या था, अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन की कमी एंड द कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। मतलब जितना भी इसकी हेल्थ ख़राब कर चुके हैं हम लोग, हम दोबारा से कुछ ऐसे काम करें जिससे इसकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हम लोग कर सकें। ठीक है, तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, कब ये शुरू किया गया था, और आपको ध्यान रखना है दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से ही आ सकता है कि बताओ ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। ओके, चलो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें कि भाई जितने भी हम लोगों ने काम किए हैं गंगा को साफ करने के लिए, तो गंगा में दूषण कहाँ से आता है, गंगा में बेसिकली इंडस्ट्रीज़ का सारा पोल्यूशन आता है, उसमें ये लोग बहा देते हैं। एग्रीकल्चर से जो भी पानी निकलता है वो पानी के साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी सॉइल में चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, जो ह्यूमन वेस्ट है वो भी इसी में जाता है। जितना भी रिलीजियस वेस्ट है ना, लोग जो पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं वो भी जो सारे वो फूल पत्ती जो भी वो लोग चढ़ाते हैं गंगा मैया को, तो उसके लिए भी वो जो सारा का सारा वेस्ट है वो रिवर की हेल्थ को ही ख़राब करता है। आपने तो अपनी पूजा कर ली, लेकिन रिवर की तो हेल्थ आपने ख़राब कर दी ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिससे कि गंगा में वेस्ट बढ़ रहा है, उन सभी एक्टिविटीज़ को रोकना इज़ द पर्पस ऑफ दिस नमामि गंगे प्रोग्राम। ये 1980 से आपका प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अभी तक इतने सालों के बावजूद भी गंगा की जो हेल्थ है वो हम सुधार नहीं पाए हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने चूज़ किए हैं उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग ठीक से नहीं कर पाए हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी इज़ गुड, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए वो हमें पता है, बट इम्प्लीमेंट कौन करेगा उसको, क्या लोग करेंगे, कम्युनिटी करेगी, सरकारें करेंगी, इंडस्ट्री वाले करेंगे, है ना, कौन करेगा। बेसिकली होना क्या चाहिए, सभी की एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होनी चाहिए जिसमें सभी लोगों की पार्टिसिपेशन हो, तभी जाके तो गंगा साफ होगी,
है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है इसका, इम्प्लीमेंटेशन विंग है इसकी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है देयर इज दी NGC, नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल है आपकी जो सारे के सारे प्लान्स बनाती है। ये जो प्लान बनाते हैं इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। अगर हम नेशनल गंगा काउंसिल की बात करें तो पहले इसका नाम कुछ और था। पहले इसका नाम था आपका नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इसको 2016 में नेशनल गंगा काउंसिल ने रिप्लेस किया था, क्योंकि अब इसको थोड़े से ज़्यादा पावर दे दिए गए थे कि अगर आपके कोई डिसीजन नहीं मानता है तो फिर अल्टीमेटली आपके पास ये पावर है कि आप उसको पनिशमेंट या उस पर फाइन लगा सको। तो बेसिकली ये जो बॉडी थी उसके पास पावर थोड़ी सी कम थी, नेशनल गंगा काउंसिल के पास थोड़ी सी पावर ज़्यादा दे दी गई। और जो इम्प्लीमेंटेशन विंग है दैट इज़ दी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन विंग फॉर द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो आपने ध्यान रखना है इम्प्लीमेंटेशन वाली है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एग्जीक्यूशन प्लान बनाने वाली कौन है, नेशनल गंगा काउंसिल। ठीक बात है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, अच्छा ये जो हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये जो नेशनल गंगा काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कितने जो शहरों से गंगा निकल रही है, जैसे स्टेट की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में गंगा जा रही है, उत्तर प्रदेश में गंगा आ रही है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, तो इन सब स्टेट्स में गंगा फ्लो कर रही है। तो बेसिकली क्या इनकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है या नेशनल गंगा काउंसिल है, क्या उस पर जो CM ऑफ द स्टेट्स है वो बैठते हैं या फिर अपर कोई बॉडी है। तो आपको ध्यान रखना है जो गंगा की नेशनल गंगा काउंसिल है उसका जो हेड है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। ओके चलो, फंडिंग, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, लोगों को कि हम अवेयर करवा पाए, कि हम उसके चारों तरफ गंगा के अराउंड पेड़ लगा पाए। तो जो भी फंडिंग है, जो भी हमें काम करना है फॉर दी मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ ऑफ दी गंगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो फंडिंग है उसके लिए हमने एक फंड बनाया हुआ है जिसमें कितने पैसे हैं, 20,000 करोड़ रुपीज़ हैं। और ये जो फंड है दैट इज़ नॉन लैप्सेबल, दैट इज़ दी नॉन लैप्सेबल, मतलब हर साल इसको दोबारा से रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पैसा एक साल में नहीं खर्च हो पाया है तो फिर अगले साल आप उसको यूज़ कर लो ना, तो दैट डिपेंड्स। तो ये जो फंड है दैट इज़ सेंट्रली फंडेड है, सारा पैसा सरकार देती है, सेंट्रल सरकार देती है। 20,000 करोड़ का ये फंड है और जिसमें से सारे काम जो है अगर एक साल में पूरे नहीं होते हैं तो इस फंड को आप अगले साल भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन लैप्सेबल। लैप्सेबल का मतलब होता है कि आपको जो पैसे हैं वो एक साल के लिए मिले हैं, अगर आपने एक साल में उसमें से सारे पैसे खर्च नहीं किए तो अल्टीमेटली वो दोबारा सरकार के पास चले जाते हैं। जो फंड होते हैं हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो इन ऐसे फंड्स में चले जाते हैं, उस एजेंसी के पास नहीं रहते। लेकिन ये नॉन लैप्सेबल है, इसका मतलब ये इनके पास ही रहेंगे। ठीक है, चलो अगर हम देखें मेन पिलर्स, गंगा को साफ करने के लिए हमें करना क्या क्या है, हमें क्या करना है, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है। जो भी हमारे घरों से वेस्ट निकल रहा है उसको हमें पहले ट्रीट करवाना है। ट्रीट करवाने का मतलब है उसमें से जितने भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं वो हम लोगों ने निकाल दिए प्लांट्स के थ्रू। मतलब जो हम लोगों ने बेसिकली पावर प्लांट नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो लगाए हैं उनमें सारे पॉल्यूटेंट्स हम लोगों ने निकाल दिए। अब फिर जो पानी है वो अपने गंगा में बहा दिया, तब तो क्या होगा, जितने पॉल्यूटेंट्स होंगे वो गंगा में नहीं जाएंगे, तो गंगा क्या होगी, साफ होनी शुरू हो जाएगी। तो पहला इसका यही है। रिवर सरफेस क्लीनिंग है, अगर हम रिवर के सरफेस को ही क्लीन कर दें, उस पर क्या होता है, बार बार मिट्टी जमा होनी शुरू हो जाती है रिवर के सरफेस पर, क्योंकि ऊपर से कितना सारा सामान लेकर आती है वो अपने साथ, तो धीरे धीरे वो उसी सरफेस पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। तो जैसे डिपॉजिट करती जाती है मिट्टी, रेत, वो सारा सरफेस पर आता रहता है। उससे होता क्या है, अगर रिवर की पहले डेप्थ इतनी थी, अब क्या है, यहाँ पर मिट्टी आ गई, अब जो पानी आएगा वो अल्टीमेटली इसका लेवल बढ़ा देगा रिवर का, क्योंकि यहाँ पे तो मिट्टी है, इसके नीचे तो पानी जा नहीं सकता। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, जो बाढ़ आने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको रिवर का सरफेस कॉन्स्टेंटली क्लीन करके रखना पड़ता है, ताकि जो रिवर की हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ी रहे, ठीक है, ताकि फ्लड्स ना आए। कुछ है इसमें आपके एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाने हैं, सिंपल रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी है, लोगों को अवेयर करना है, गंगा ग्राम, ऐसे गांव बनाने हैं गंगा के किनारे जो बसे हुए हैं, जिनको एक मॉडल विलेजेस हम लोग बना सकें कि भाई देखो इस विलेज में रहने वाले लोगों की वजह से कोई भी जो पोल्यूशन है वो गंगा में नहीं होता, सारा का सारा इनका वेस्ट ट्रीट होता है। ये लोग मिलकर गंगा के किनारे पेड़ लगाते हैं,
है ना। इंडस्ट्री वालों को रोकते हैं कि भाई आप अपना ये कचरा यहाँ पर नहीं फेंक सकते, है ना। एफ्लुएंट जो भी निकलते इंडस्ट्रीज से वो यहाँ पर आप नहीं बहा सकते। तो ऐसे कुछ ग्राम बेसिकली बनाने की हमारी इच्छा है, गंगा ग्राम जिनको बोला जाता है, कि गंगा के किनारे जो भी गांव बसे हुए हैं उनका कम से कम जो वेस्ट है वो गंगा में फ्लो करवाया जाए, ताकि गंगा की जो हेल्थ है वो अच्छे तरीके से मेंटेन्ड रहे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम करना चाह रहे हैं अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो करेंगे। कौन करेगा, आपको एजेंसी पता है, कब ये मिशन शुरू हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, काम करने के लिए फंडिंग कहाँ से आती है, तो ये सब चीज़ें आपको इस प्रोग्राम के बारे में पता होनी चाहिए थे। न्यूज़ में सिर्फ ये इसलिए रहा था क्योंकि रिसेंटली 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मोदी जी ने वहाँ पर इनॉग्रेट किए थे, बट कहाँ पर किए थे मैंने बोला कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो होते रहते हैं इनॉग्रेट। इतने हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन है जो सबको पता होगा वो हमें पता होना चाहिए। ठीक बात है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 5 स्टार विलेज स्कीम। ये रिसेंटली स्कीम निकाली गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, है ना। हमें ये पता है कि इंडिया में रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे बैंक्स प्रेजेंट है। आपका जो SBI है, HDFC है, PNB है, सारे बैंक्स जो है अर्बन एरियाज़ में बहुत अच्छे नंबर में प्रेजेंट है। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी भी बैंक की जो रीच है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। बैंक की बजाय रूरल एरियाज़ में कौन काम करता है, पोस्ट ऑफिस काम करते हैं वहाँ पर। तो जितनी भी चिट्ठी भेजनी है, पैसे भेजने हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो होते हैं आपके पोस्ट ऑफिस के बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से। तो जिन शहरों में जिन गांवों में बेसिकली जिन गांवों में लोगों के पास अभी भी पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स नहीं है, जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाने वाली जो स्कीम्स हैं उनका वो लुत्फ नहीं उठा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें पहुंचाना इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस 5 स्टार विलेज स्कीम। ठीक है, तो इसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कुछ 5 स्कीम्स निकाली हैं। अगर किसी गांव में वो 5 स्कीम इम्प्लीमेंट हो गई, सबके पास अपना अकाउंट बन गया, सब ने जो सर्विसेज देता है पोस्ट ऑफिस वो सबको इंक्लूड कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज़ अ 5 स्टार विलेज। अगर किसी ने 3 स्कीम्स इम्प्लीमेंट करी पूरे तरीके से तो वो 3 स्टार विलेज है। किसी ने अगर 4 कर ली तो उसको 4 स्टार विलेज बोल दिया। बट जो मकसद हमारा है 5 स्टार विलेज बनाना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किसने रिलीज़ किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज़ किया है। और टू इंश्योर द यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स, ऐसी कुछ स्कीम्स हैं पोस्टल डिपार्टमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम है, मतलब हर जगह चलती हैं। अर्बन एरियाज में भी चलती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूरल में चलती है, बट रूरल में ज़्यादा चलती है क्योंकि बैंक्स नहीं है यहाँ पर। तो हमें देखना है कि इसने ये जो स्कीम है बेसिकली करती क्या है। जो 5 स्कीम्स आपने ध्यान रखनी है कि कौन सी 5 फ्लैगशिप स्कीम हम लोगों को इम्प्लीमेंट करवानी है गाँवों में, वो कौन कौन सी हैं। पहला है आपका सेविंग बैंक अकाउंट्स या रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब आपका जो अकाउंट है वो कम से कम वो बना होना चाहिए ताकि आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने के लायक बन सको। ठीक है, तो आप बेसिकली पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजो, अपने जो अकाउंट्स हैं पोस्ट ऑफिस वाला ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो उसमें। ठीक है, दूसरा है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर जो है काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करो तो। ठीक है, तो वो आपने जो है खुलवाना है अपनी लड़कियों के नाम पर। थर्ड है आपका फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स। जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है वो भी आपके पास होना चाहिए, हर एक पर्सन का होना चाहिए जो भी उस गाँव में रहता है। फिर है आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, PLI जिसको बोलते हैं। जैसे अगर आप 25 साल के लिए PLI करवाओ, काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है ये। तो आपको अगर आपने 15 साल के लिए करवाया है तो आपने हर महीने कुछ पैसे देने हैं और अल्टीमेटली 15 साल के बाद आपको इकट्ठे कुछ 15 या 20 लाख मिल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये कुछ स्कीम्स चलाती है सरकार की तरफ से, जिसके अकॉर्डिंग भी आपको जो बेनिफिट्स हैं वो सरकार प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपने इन 5 स्कीम्स के अंडर बेनिफिट्स लेने हैं तो सबसे पहले आपको अपना एक तो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसमें आपको अकाउंट में पैसे भेजते रहना है, उसको एक्टिव भी रखना पड़ेगा। और जो भी आपका पोस्ट ऑफिस इन 5 स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करा पाया पूरे गाँव में, उसको हम बोलेंगे दैट विलेज इज़ दी 5 स्टार विलेज। ठीक है, जिसने 4 कराए वो 4 स्टार, जिसने 3 कराए वो 3 स्टार। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ऐसी स्कीम जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से है आपका ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक GDS।
है ना। तो ये बेसिकली जो है घर घर जाकर लोगों को अवेयर करवाते हैं कि भाई देखो ये स्कीम चला रहा पोस्टल डिपार्टमेंट, तो आपको इसका बेनिफिट लेना चाहिए, आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा, आपको ये चीज़ें और ज़्यादा मिलेंगी, है ना। तो ये सब जो चीज़ें पहुंचानी है घर घर तक, दैट इज़ द वर्क ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग कौन है? इम्प्लीमेंटेड बाय अ टीम ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, 5 ग्रामीण डाक सेवक, जिनको पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप घर घर जाके इन सब के बारे में लोगों को बताओ। ठीक है, तो क्या ये स्कीम है, किस तरीके से ये काम करती है, तो आपको हल्का सा पता होना चाहिए। खास करके आपको ये जो 5 स्कीम्स हैं वो रटी हुई होनी चाहिए। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर द 5 स्टार विलेज स्कीम, तो आपको ये 5 कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पढ़ ही रहे हैं तो याद करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, सिंपल ऐसे सिर्फ सुनने के लिए नहीं पढ़ रहे। रिवाइज भी अगर आप करोगे इसके बाद तो आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएंगी। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ रिवीजन के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कितने ही हम लोग करंट अफेयर प्रोवाइड कर दें आपको, कुछ से कोई भला नहीं होने वाला उससे आपका, है ना। हमारी तरफ से हम 4-5 घंटे की वीडियोस भी बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है, तो रिवीजन इज़ द की। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने वीडियो देखने का डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है तो आपके लिए अच्छा है, तो वो चीज़ आपको करनी है। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप पहले पढ़ लो डॉक्यूमेंट को, उसके बाद वीडियो देख लो, ताकि आपका डबल रिविजन हो जाए। तो दोनों ही आपके पास ऑप्शन हैं, लेकिन कोई कम से कम एक चूज़ तो कर लेना प्लीज़। ठीक है, अदरवाइज पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी हमारी ये। चलो नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। देखो योजना बेसिकली है आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा। हमें ये पता है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर तो एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस है ना। एम्स है, दिल्ली में एम्स है, चंडीगढ़ में आपका पीजीआई है, तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे शहरों में प्रेजेंट हैं। लेकिन कुछ ऐसे छोटे शहर हैं जहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है वो नहीं अवेलेबल है, जहाँ पर जो लोग हैं बहुत अच्छे पैमाने पर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, उनको ट्रैवल करना ही पड़ता है टुवर्ड्स दिल्ली या टुवर्ड चंडीगढ़ या टुवर्ड अदर एनी सिटी। तो ऐसा ना हो, लोगों को उनकी सिटी में ही अच्छे हॉस्पिटल्स मिल जाएं, अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएं। इस वजह से क्या चलाई है सरकार ने? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये चलाई गई है आपका 2003 से ये चल रही है। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये है कि जितना भी हर एक स्टेट के हिसाब से जो रीजनल इम्बैलेंस है इन द फैसिलिटीज़ ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पर बहुत अच्छी हैं, कहीं पर बहुत बुरी हैं, तो ये जो गैप है बिटवीन द 2 सिटीज़ या बिटवीन द 2 रीजन्स, ये हम लोगों को फिल करना है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पर भी बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो वो हॉस्पिटल्स बनाने के लिए कौन सी स्कीम है आपकी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, तो आपको इसके 2 ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने हैं। पहला इसका कंपोनेंट है सेटिंग अप द न्यू एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग शहरों में जाके, और दूसरा है कि भाई जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं किसी भी शहर में, किसी भी रूरल अर्बन एरियाज़ में, उनको आप लोगों को अपग्रेड करना है। जो पिछली टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ होती आ रही है उसकी बजाय आपको नई टेक्नोलॉजीज लोगों को सिखानी है, डॉक्टर्स को सिखानी है। ठीक है, तो आपको एक तो नए एम्स इस्टेब्लिश करने हैं और दूसरा आपको जो पहले से ही बने मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपको अच्छे से अपग्रेड करने हैं। तो दीज आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ द स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इससे होगा क्या, जितना भी गैप है बिटवीन द 2 रीजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हम लोग थोड़ा सा ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो और कौन सी मिनिस्ट्री इसको कौन इम्प्लीमेंट करती है? इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, कब ये लॉन्च हुई थी, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, और क्या इसका बेसिक कह लो कि ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दरभंगा, एक जगह है बिहार में, दरभंगा में जो है एक नए एम्स की शुरुआत करी थी, है ना। इट हैज़ अप्रूव द इस्टेब्लिशमेंट, प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं, सॉरी, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था कि भाई हम दरभंगा बिहार में एक नया एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बना के रहेंगे। तो अभी तो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, फिर इसका काम शुरू होगा, है ना, फिर ये बन के तैयार हो जाएगा, फिर यहाँ पर डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट होगी। तो टाइम पड़ा है इस चीज़ में पूरा अभी कि रीजनल गैप भरा जाए, बट कम से कम शुरुआत तो है ना। तो आपको बेसिकली स्कीम तो याद रहनी चाहिए, 2003 में आई है, क्योंकि ये स्कीम्स ऐसी हैं जिनका ईयर भी पूछा जाता है। ये ऐसी स्कीम जो बार बार न्यूज़ में रहती ही है बिकॉज ऑफ लाइक कोरोना की वजह से हमें पता ही है कि भाई कितना ज़्यादा हेल्थ पर बर्डन पड़ा हुआ है। डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स हैं तो वो पॉजिटिव हैं, तो लोगों को वो ट्रीटमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस वजह से क्या है, लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना विच आर बेसिकली द ह्यूमन राइट्स, है ना। अगर आप किसी कंट्री में रहते हो तो एजुकेशन और हेल्थ और अच्छी एयर मतलब अच्छी हवा, ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट है। तो जब तक सरकार आपको ये देने के लिए सक्षम नहीं है तो फिर सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर तो आपको अपनी जो चिंता है वो खुद ही करनी पड़ेगी, खुद के लिए चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो ये सब करने के लिए सरकार ने स्कीम्स निकाली हैं, कई हद तक ये सक्सेसफुल रही हैं। कई सारे एरियाज़ में अब मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंची हैं जहाँ पहले नहीं थी। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली बेसिक कंसेप्ट न्यूज़ में क्यों था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये कम से कम इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट आपका न्यू डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, DAP कह सकते हो आप इसको, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर कह सकते हो, DPP कह सकते हो, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। मतलब बेसिकली खरीदना। अगर मिनिस्ट्री को, अगर आपकी किसी आर्मी को, एयरफोर्स को या नेवी को कोई चीज़ चाहिए है कि उसको एक रफेल, उसको कोई एयरक्राफ्ट चाहिए है, उसको कोई शिप चाहिए है, तो ये सब बनाने के लिए ये टेंडर्स निकलते हैं कि भाई कौन बना के देगा। क्या कोई पब्लिक कंपनी बना के देगी, DRDO बना के देगी, इसरो बना के देगा, है ना। तो अल्टीमेटली कौन सी कंपनी है, प्राइवेट है या पब्लिक है, ये सब जो लिखा हुआ है ये आपका लिखा हुआ है DPP में, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में। ठीक है, पहले ये जो था 2016 में एक तरीके का प्रोसीजर आया था कि भाई हम लोग कैसे कैसे किसी कंपनी से जो चीज़ें हैं मिलिट्री वाली वो खरीदेंगे। 16 वाले को रिप्लेस किया है 2020 वाले ने सितंबर में, दैट इज़ व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हम अगर कोई चीज़ किसी कंपनी से खरीदते हैं, खास करके वो चीज़ जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, तो उसमें हम कितना इंडिजिनस कंटेंट डालेंगे, मतलब कितना उसमें ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो इंडिया में ही बना है। तो उसमें कुछ प्रोसीजर है वो एक एक करके देखते हैं। बाकी आपको इतना पता होना चाहिए कि इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं फ्रॉम एनी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जो भी हमारे मिलिट्री यूज़ के लिए काम आती है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट्स हैं इसकी। पहले है रिजर्वेशन फॉर द इंडिजिनस फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई ए टाइप की चीज़ चाहिए है, हमें कोई ए चीज़ बनवानी है, उसके लिए आपकी डोमेस्टिक जो कंपनी है जो आपके इंडिया में रह के ही काम कर रही है, इंडिया के लोग ही उसमें एम्प्लॉयड है, एक तो वो है। दूसरी है आपकी फॉरेन कंपनी जिसका जो पूरा का पूरा डेटा है, जो पूरा का पूरा सेटअप है, या तो वो किसी फॉरेन कंपनी में है, फॉरेन कंट्री में है, और वहाँ पर काम भी जो फॉरेन कंट्री के लोग ही कर रहे हैं। तो अगर आपको ये ए टाइप की चीज़ बनवानी है तो अल्टीमेटली आपको जो कुछ ना कुछ रिजर्वेशन देना पड़ेगा इंडिजिनस फर्म्स को, ताकि आपके देश में भी डोमेस्टिक कंपनीज उभरें, जो उनमें लोग काम करते हैं उनको भी ज़्यादा पैसे मिलें और उनकी जो डिमांड है वो बढ़े और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे वो कंपनी। ठीक है, तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन फॉर द इंडिजिनस फर्म, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, कि जिसमें आप अपनी चीज़ इंडिया में यूज़ करने के लिए इंडिया वाली कंपनी से ही बनवा रहे हो, किसी और पर आप डिपेंडेंट नहीं हो। तो उस चीज़ के लिए भी आपको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन देनी पड़ेगी ऑफ द इंडिजिनस फर्म्स। ठीक है, कि भाई अगर हमें कोई चिप चाहिए है जो आपकी मिसाइल में यूज़ होती है, तो चिप बनाने के लिए रिजर्वेशन है कि भाई इंडिजिनस फर्म से ही लेंगे, फॉरेन कंपनी इसमें टेंडर उठा ही नहीं सकती। दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यू कैटेगरी आई है इसमें, न्यू बाय ग्लोबल एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया कैटेगरी। इसका देखो मतलब क्या है, बाय ग्लोबल, कि भाई भले ही हम किसी ग्लोबल कंपनी से चीज़ें खरीद रहे हैं, है ना, मतलब कोई कंपनी जो फॉरेन एरिया में रहती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी फॉरेन कंपनी की है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर होगा वो इंडिया में होगा। अगर टेक्नोलॉजी किसी कंपनी की बाहर वाले एरिया से हम लोग ले रहे हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जब आप चीज़ बनाओगे, वो चीज़ कहाँ बनाओगे, वो आप इंडिया में रह के बनाओगे। क्योंकि अगर आप इंडिया में आके बनाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो उस वजह से क्या होगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी। तो एक नई कैटेगरी लेकर आई गई है कि जो बाय ग्लोबल, भले ही फॉरेन कंपनी से खरीद लो, लेकिन जो चीज़ खरीदनी है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। टेक्नोलॉजी बाहर वाली कंपनी की हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कम से कम मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हाईलाइट है इसकी। नेक्स्ट आपका ग्रेटर इंडिजिनस कंटेंट। बेसिकली क्या है, मान लो आपने कोई मिसाइल बनाई है, कोई मिसाइल बनाई जिसमें आपने 100 रुपये की मिसाइल बनी है, ये मतलब आपको पूरा बनाने के लिए इसको 100 रुपये लग गए। ठीक है, तो 100 रुपये का कुछ ना कुछ, मान लो कि 50 रुपये का जो सामान है, इसमें 50 रुपये का सामान वो सामान है जो आपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया है, जो इंडिया की कंपनी ने ही बनाया है। दैट इज़ द इंडिजिनस कंटेंट।
मतलब अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये की बनाई है टोटल, तो उसमें कितना इंडिजिनस कंटेंट है। जितना ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट होगा मतलब उतना ज़्यादा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उतना ही ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। दैट इज़ अ गुड थिंग, है ना। तो इस वजह से जो इंडिजिनस कंटेंट है उसकी जो लिमिट है इस डीपीपी के अकॉर्डिंग बढ़ा दी गई है। दैट इज़ अ बूस्ट टू द इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज। क्लियर है चीज़। और ये जो पहले अगर हम 100 रुपये की जैसे मैंने बात की कि 100 रुपये है मान लो मिसाइल का प्राइस, तो ये जो प्राइस है पहले क्या होता था, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता था। एक टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले होता था, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते थे इस चीज़ को टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कि भाई 100 रुपये है टोटल, कि भाई इतने बना के आप मुझे दे देंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन अब किस पर होता है ये, नाउ दिस इज कैलकुलेटेड, इंडिजिनस कंटेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब जब हम लोगों ने टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से जितनी हमारी बात हुई थी उसमें से मैंने अगर टैक्सेस माइनस कर दिए, कितने टैक्स लगे इंडिया में आने के लिए या फिर किसी एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाने के लिए, वो मैंने माइनस कर दिए। और जो भी ड्यूटीज़ मेरी लगी हैं, ड्यूटीज़ मतलब जैसे काइंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ मतलब जो भी आपने मान लो इंडिया से पाकिस्तान से बनवाई है कोई चीज़, पाकिस्तान नहीं लेते हैं, चाइना भी नहीं लेते हैं, यूएसए ले लेते हैं। यूएसए से मान लो आपने कोई चीज़ मंगाई है, तो यूएसए से इंडिया में आने के लिए पहले उसको देनी पड़ती है इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इस वजह से जो है उसका जो प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता था। लेकिन अब टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बेसिस पर हम लोग नहीं जज कर रहे हैं इंडिजिनस कंटेंट के प्राइस को। अब हम लोगों ने किस पर करना है, बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर, जो कि है टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टैक्सेस माइनस ड्यूटीज़। उसके बाद जो प्राइस निकलेगा, है ना, जैसे मान लो 100 था तो उसमें से टैक्सेस माइनस कर दिए, ड्यूटीज़ माइनस कर दिए, तो अब कितना रह गया, अब 80 रह गया उसका प्राइस। तो अब 80 का अगर 50% है तो बेसिकली 40 रुपये का आपको इंडिजिनस कंटेंट कम से कम अपनी उस चीज़ में डालना है, तभी इंडिजिनस फर्म्स को भी थोड़ा बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि इस तरीके से आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऑब्जेक्टिव्स को लागू करना है। ऑल्सो इन द डिफेंस की चीज़ों का प्रोक्योरमेंट, डिफेंस की चीज़ों खरीदने में भी आपने चीज़ों का यूज़ करना है। नेक्स्ट है इम्पोर्ट एम्बार्गो लिस्ट। एम्बार्गो का मतलब होता है कि भाई एक रिस्ट्रिक्शन, कि ये जो चीज़ है वो किसी फॉरेन कंपनी से आएगी ही नहीं। मतलब अगर कोई चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस फर्म्स ही बनाएंगे, तो दैट इज़ द इम्पोर्ट एम्बार्गो लिस्ट, कि किसी भी चीज़ का हम लोग जो इम्पोर्ट है वो किसी और कंट्री से नहीं करेंगे। वो जो पूरी लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी लिस्ट है, वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपके इम्पोर्ट एम्बार्गो लिस्ट है 101 आइटम्स की, वो भी इसमें आपको इंक्लूड किया गया है अंडर दिस DPP 2020। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑफसेट लाइबिलिटी। ऑफसेट का मतलब होता है कंपनसेशन। जैसे मान लो इंडिया और यूएसए के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई इंडिया इससे 6 एयरक्राफ्ट खरीदेगा यूएसए के बनाए हुए, कितने रुपए में, हर एक का प्राइस 100 है तो टोटल 600 रुपये जो है इंडिया यूएसए को देगा, और इसके बदले जो यूएसए है इंडिया को 6 एयरक्राफ्ट दे देगा। दैट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो 600 रुपये इंडिया ने दिए हैं इसका कुछ परसेंटेज है, मान लो 600 का 2% है तो अराउंड 12 रुपीज़। तो ये जो 12 रुपीज़ हैं ये यूएसए की गवर्नमेंट या यूएसए की वो कंपनी जिससे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो इंडिया में दोबारा इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट करेगी का मतलब है कि या तो कोई चीज़ बनवा दे इंडिया में आके वो, या फिर उस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो इसने इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए किया है वो इंडिया को ट्रांसफ़र कर दे। तो कुछ ना कुछ चीज़ें कंपनसेट करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, दैट इज़ ऑफसेट लाइबिलिटी। पहले ये होता था कि भाई अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी और कंट्री से तो उसका कुछ परसेंटेज आपको दोबारा इंडिया में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब ये जो क्लॉज है वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, 2016 में ये जो ऑफसेट लाइबिलिटी क्लॉज था ये प्रेजेंट था। मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ, कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको इंडिया में दोबारा इन्वेस्ट करना है। बट अब ये जो है 2020 के हिसाब से ये ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये DPP की जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक और कैटेगरी इंक्लूड की गई है जिसमें आता है आपका लीजिंग, LEASING। लीजिंग का मतलब होता है आपने कोई चीज़ खरीदी नहीं है, सिंपल लीज पे ले ली है और आपने हर महीने उसका जो है रेंट भर दिया है। तो पहले क्या होता था, हम चीज़ें खरीदते थे सारी की सारी कि भाई हमने खरीद ली, ये हमारा हो गया। लेकिन हम चीज़ें हम रेंट पे भी लेते हैं कि भाई हमें 2 महीने के लिए चाहिए, हमें 4 महीने के लिए चाहिए, तो 4 महीने के साथ साथ आपको पेमेंट कर देंगे, तो पूरी चीज़ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो पैसे बच गए।
तो एक नई कैटेगरी भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है, लीजिंग वाली। पहले ये नहीं थी, अब इसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया इस सिचुएशन को देखते हुए कि पैसे नहीं इतने सारे और चीज़ें हमें चाहिए हैं, तो जब पैसे नहीं है तो रेंट पे ले लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग दिस डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ठीक है, याद रहेगी चीज़। चलो नेक्स्ट आपका पोस्टेज स्टैम्प रिलीज्ड ऑन ASAT। ASAT के नाम से क्लियर है, ASAT इज द एंटी सैटेलाइट टेस्ट। एंटी सैटेलाइट टेस्ट मतलब पहले होता क्या है कि नॉर्मल मान लो कोई वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर चल रहा है, पाकिस्तान ने एक मिसाइल हम पर लॉन्च करी, इंडिया ने उस मिसाइल को रोकने के लिए अपनी एक मिसाइल लॉन्च करी जिसने उसको ख़त्म कर दिया। दोनों ही मिसाइल आपस में टकराई और दोनों डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मान लो पाकिस्तान मिसाइल की बजाय इंडिया पे सैटेलाइट की तरफ से निगरानी रखे कि भाई देखो कि भाई इनकी जो पोस्ट हैं, इनकी जो ये रिक्रूट जो ये फौजी हैं, ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है, तो इसकी अगर निगरानी ये रखे इंडिया पर, तो अल्टीमेटली सैटेलाइट खतरा है हमारे लिए। तो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना भी हमारे हाथ में होना चाहिए। तो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोगों ने एक मिसाइल लॉन्च करी है जिसका पूरा का पूरा क्या है, दैट इज द एंटी सैटेलाइट टेस्ट। मतलब हम लोग मिसाइल को नहीं मार रहे हैं, हम लोग सैटेलाइट को मार रहे हैं। एंड दैट वाज द नेम ऑफ द मिशन वाज मिशन शक्ति। मिशन शक्ति, आपको ध्यान रखना ऑपरेशन शक्ति अलग है, मिशन शक्ति अलग है। ऑपरेशन शक्ति आपका 1998 वाला है जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट किया था, 1998 वाला, तो वो अलग चीज़ है। ये वाला आपका मिशन शक्ति है जिसमें आपने स्पेसिफिकली सैटेलाइट को मार गिराने के लिए एक मिसाइल का यूज़ किया है। ठीक है, आपको पता है जो सैटेलाइट्स हैं वो कहाँ रिवॉल्व करती हैं, अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करती हैं। तो हमें ये पता है अगर ये अर्थ है, अर्थ के पास पास जो ये ऑर्बिट है दैट इज़ लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब बिल्कुल पास है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो आपके आते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, थोड़ी सी हल्की सी और हाइट पर है, और लास्ट में आपके आते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब अर्थ के सरफेस से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट हम लोगों ने मार गिराई है, ये हमारी ही थी बेसिकली। हमने जब टेस्ट किया था कि सैटेलाइट बेकार पड़ी है, अब इसका हम कोई यूज़ नहीं करते हैं, तो इस पर टेस्ट करके देख लेते हैं। तो वो सैटेलाइट कहाँ थी आपकी, वो सैटेलाइट थी आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब अर्थ से ज़्यादा ऊपर नहीं थी, अराउंड 300-400 किलोमीटर ही ऊपर थी। तो अगर ऐसी कोई मिसाइल लो अर्थ ऑर्बिट में रहे तो उसको हम लोग मार गिराने के लायक हैं। उसके लिए हमने जो मिसाइल टेस्ट किया है दैट इज़ द मिशन शक्ति। ठीक है, याद रहेगा कि मिसाइल नहीं हमने ख़त्म करी है, हम लोगों ने एक सैटेलाइट को मार गिराने के लिए जो क्षमता है वो अपनी डेवलप करी है। ठीक बात है, तो ध्यान रखना है। अगर हम देखें किसने बनाया है, इट इज़ द कोलैबोरेशन ऑफ द DRDO एंड इसरो। DRDO ने मिसाइलें बनाई थी जिसको यूज़ करके सैटेलाइट आपने मार गिराई। सैटेलाइट किसकी थी, वो इसरो की थी। तो दैट वाज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन DRDO एंड इसरो। ठीक है, सितंबर में ये लॉन्च किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस ASAT एक स्टैम्प बेसिकली रिलीज किया गया था। हम इसका बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी इंडिया कौन सी कंट्री बन गई है, इंडिया हैज़ बिकम द 4th कंट्री जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो आपके इंडिया के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है, निगरानी अगर आपके ऊपर रख रही है तो उसको मार गिराए। 4th कंट्री है इंडिया। पहली 3 कौन सी हैं, US, रशिया एंड चाइना। ये हम लोगों ने कल भी किया था कि इंडिया ने क्या बनाया था, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई थी ना इंडिया ने एक, जिसका टेस्ट सक्सेसफुल हो गया था। तो इंडिया वाज आल्सो द 4th कंट्री इन दी टेस्टिंग ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल जिनकी स्पीड 6 मैक से ज़्यादा थी। ये हम लोग कल कर चुके हैं, तो आपकी तरीके से रिवीजन है ये। ठीक है, अगर नहीं याद है तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा पढ़ लो उस कंसेप्ट को। ठीक है, तो अब जो इंडिया है इसके रिगार्डिंग भी 4th कंट्री बन चुकी है US, रशिया एंड चाइना के बाद। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और हमें पता है कि जो सैटेलाइट थी वो कहाँ थी, लो अर्थ ऑर्बिट में ही थी, क्योंकि जितना ज़्यादा ये सैटेलाइट स्पेस में होगी, अगर हमने मिसाइल लॉन्च करके उसको मार दिया, उसके जो टुकड़े बचे हैं, जो कचरा बचा है, अब स्पेस डेबरी जो है वो अल्टीमेटली स्पेस में ही घूमता रहेगा। क्योंकि हमें पता है अगर स्पेस में क्या चीज़ है, कोई भी ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी लेस इन्वायरमेंट है, तो फिर अल्टीमेटली वो वहीं पर घूमता रहेगा, अर्थ पर वापस नहीं आ पाएगा। अगर वो लो अर्थ ऑर्बिट में है तो अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सैटेलाइट वो मार गिराई है जो लो अर्थ ऑर्बिट में थी, ताकि उसकी वजह से स्पेस में कोई कचरा ना बढ़े। ठीक है, तो इंडिया काफ़ी किरकिरी भी हुई थी इस चीज़ में। चाइना ने ये बोला था कि इंडिया ने सैटेलाइट को मार गिराया है, जिसकी वजह से उसने कंट्रीब्यूशन प्ले किया है इन द इंक्रीज ऑफ स्पेस डेबरी। स्पेस में कचरा बढ़ा रहा है बेसिकली इंडिया। लेकिन फिर इंडिया ने क्लैरिफाई किया
कि भाई ऐसी बात नहीं, हम तुम्हारे जैसे नहीं है, हमने बेसिकली ऐसी सैटेलाइट को मार गिराया है जो लो अर्थ ऑर्बिट में रिलीज करी गई थी। ठीक है, तो हम पे दोष मत दो, बल्कि चाइना ने पहले कोई टेस्ट किया था ऐसा जिसमें उन्होंने हाई अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट थी उसको मार गिराया था, तो उसकी वजह से स्पेस डेब्री बढ़ा था, इंडिया की वजह से नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हम लोग करना चाह रहे हैं, और अल्टीमेटली जो मिसाइल हम लोगों ने यूज़ करी है वो एक कैसी मिसाइल थी, जो कि थी 3 स्टेज मिसाइल। हर मिसाइल के स्टेजेस होते हैं, कोई 1 स्टेज होती है, कोई 2 स्टेज होती है, कोई 3 स्टेज होती है। आपको इतना ध्यान रखना है जितनी मिसाइल की रेंज है, जितना दूर उसको जाना है, उतनी स्टेजेस बढ़ जाते हैं उसके। ठीक है, तो थोड़ा दूर जाना था इसको, थोड़ी ऊपर की तरफ जाना है, सैटेलाइट तो ऊपर की तरफ रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड, तो ये भी कौन सी थी, दैट वाज द 3 स्टेज मिसाइल। ठीक है, तो ये मिसाइल आपको ध्यान रखनी है। सैटेलाइट कौन सी गिराई फर्क नहीं पड़ता, सैटेलाइट गिराई है ये फर्क पड़ता है बस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, फ्रॉम दी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है, जितनी भी मिसाइल्स हैं हमारी वो कहाँ से लॉन्च होती हैं, फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि आपका उड़ीसा के पास में है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड फॉर द टेस्टिंग ऑफ मिसाइल्स, या फिर मिसाइल लॉन्च करनी है, टेस्ट करके देखनी है, जो भी है वहीं से होती है टेस्टिंग। अगर हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करवानी है, सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए हमारे पास क्या है, श्रीहरिकोटा आइलैंड है हमारे पास, जिसके पास क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है। तो श्रीहरिकोटा से ही आपकी सारी सैटेलाइट को लॉन्च करवाया जाता है, जो कि आपका अराउंड, अगर हम इंडिया का अगर मैप बनाएं तो यहाँ पर इंडिया में आपका चिलिका लेक के पास आपको मिल जाएगा APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। नीचे हल्का सा आओगे तो आपको मिलेगी एक पुलिकट लेक है, जो आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। आंध्र एंड तमिलनाडु के बॉर्डर के बीच में है, जिसके बिल्कुल साइड में, राइट साइड में आपको श्रीहरिकोटा मिल जाएगा। अगर एटलस हो तो आप एक बार देख भी लेना उसमें। ठीक है, तो चिलिका लेक इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके पास एक ऐसा आइलैंड है जहाँ से हम सारे मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं। पुलिकट लेक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पास एक ऐसा आइलैंड है श्रीहरिकोटा, जिससे हम लोग सारी सैटेलाइट को लॉन्च करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक ओवरऑल तरीके से याद रखना है इसको। ठीक है, तो क्लियर है आई थिंक ASAT क्या है, कैसे हम लोगों ने इसको यूज़ किया है और इंडिया में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, चलो अगर हम इसकी चीज़ें देखें कि डज द टेस्ट क्रिएट स्पेस डेब्री, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कौन सी सैटेलाइट गिराई है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में थी। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ अगर हम देखें कि भाई देखो हर एक कंट्री में क्या लॉ लगेगा, ये तो वही कंट्री डिसाइड करती है। पूरे वर्ल्ड के लिए जो लॉ है वो यूनाइटेड नेशंस डिसाइड करती है। लेकिन ऐसा कौन सा लॉ लगेगा स्पेस में, वहाँ पे तो गवर्नमेंट नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई और गवर्नमेंट जाके वहाँ पर काम कर रही है। तो स्पेस में कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना डिप्लॉय कर ले, उसके लिए एक ट्रीटी है, दैट इज द आउटर स्पेस ट्रीटी। मतलब कोई भी कंट्री स्पेस में ऐसे वेपन्स नहीं टेस्ट कर सकती, ऐसे वेपन्स नहीं लॉन्च कर सकती जिसकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा पहुंचे। ठीक है, तो इस वजह से हमने ट्रीटी साइन की है, आउटर स्पेस ट्रीटी, विच इज प्रोहिबिट्स दी ओनली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड नॉट दी ऑर्डिनरी वेपन्स। अगर नॉर्मल वेपन्स हैं तो वो लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये भी लिमिटेशन ऑफ दिस ट्रीटी है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। और लास्ट में है आपका कि इंडिया ने भी ये ट्रीटी साइन की हुई है। इंडिया इज ऑल्सो द सिग्नेटरी ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी, मतलब इंडिया ने ये माना हुआ है कि हम लोग कभी भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन स्पेस में नहीं डिप्लॉय करेंगे, जिसकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी को कोई ना कोई बेकार कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़े इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, रहेगा याद। नेक्स्ट है आपका बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, बीम्स प्रोग्राम ध्यान रखना है आपने। बीम्स प्रोग्राम है जो स्पेसिफिकली क्या है, ये इंडिया का एक इको लेबल है। इको लेबल का मतलब होता है अगर किसी भी चीज़ पर हमने ये लेबल कर दिया, इको लेबल अगर हमने बीम्स का उसको लेबल कर दिया, इसका मतलब वो जो एरिया है, वो जो बीच है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ बीच जहाँ पर एनवायरनमेंट की भी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। साथ में किसके, जो टूरिस्ट वहाँ पर आए हैं उनकी फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखा गया है। साथ में जो बीचेज़ हैं, जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, मरीन लाइफ है, पानी है ओशन का, उसको भी हम लोगों ने पोल्यूट नहीं किया है। तो ठीक है, तो इंडिया का दैट इज़ अ इको लेबल बीम्स प्रोग्राम है, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। ये अंडर किसके आता है, दैट कम्स अंडर द ICZM इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इंडिया में एक प्रोजेक्ट चलता है आपका ICMZ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसके अंडर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल,
इन सभी में जो भी बीचेस प्रेजेंट हैं, जहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा अट्रैक्शन का कारण बनता है, उस एरिया में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के चक्कर में इन्वायरमेंट को हानि ना पहुँचा दें। तो इसलिए इन्वायरमेंट प्लस टूरिज्म दोनों का एक इंटीग्रेशन होना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग ये ICMZ जो प्रोग्राम है वो चलाते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि बीम्स प्रोग्राम जो है दैट कम्स अंडर दी ICMZ। ठीक है, चलो, और ये आता है कि उस मिनिस्ट्री के अंडर है, दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वही एनवायरनमेंट की जहाँ बात आ गई वहाँ पर ये मिनिस्ट्री आनी ही आनी है। अगर नहीं भी याद रहे तो तुक्का मार सकते हो कि मिनिस्ट्री ही आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है कि पोल्यूशन रोकना है कोस्टल वाटर्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों को ही ढंग से इम्प्लीमेंट करना है, कंजर्व करना है कोस्टल इकोसिस्टम्स को, क्लीनलीनेस बनाए रखनी है बीचेस पर, हाइजीन का ध्यान रखना है। बेसिकली जो भी चीज़ें आप चाहते हो कि अगर आप टूरिस्ट बनकर जाओ किसी एरिया में, बीच पर जाओ, तो आपको जो चीज़ें मिलें कि वाटर पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, है ना, जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो ढंग का होना चाहिए, क्लीनलीनेस हो, हाइजीन मेंटेन हो, पूरा एरिया जो है वो कंजर्व्ड हो। ऐसा नहीं हो कि भाई कहीं पर कचरा पड़ा हुआ है, कहीं पर कुछ गिरा हुआ है, तो फिर वो चीज़ें जो है अच्छी नहीं लगती, दैट इज़ नॉट एस्थेटिकली गुड। तो बीचेस की एस्थेटिक को मेंटेन करने के लिए ही जो बीचेस हैं उनको हम लोग बीम्स लेबल प्रोवाइड करते हैं, ताकि उन कोस्टल एरियाज़ को हम लोग ढंग से कंजर्व कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर हम ICZM की बात करें कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा असिस्टेड प्रोग्राम है। जो पैसे हैं इसके अंडर काम करने के लिए वो वर्ल्ड बैंक देता है, और अल्टीमेटली इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ दी टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द कोस्टल पॉपुलेशन। जो भी एरिया में लोग रहते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, तो उनकी भी जो लाइवलीहुड है उसको खतरा ना पहुँचे, और साथ में जो इन्वायरमेंट है उसको भी खतरा ना पहुँचे। तो दोनों ही चीज़ों का एक बैलेंस तरीके से ध्यान रखना है हमें, तभी जो हमारी पूरी एक प्रोग्राम है जिसमें हम पूरे के पूरे कोस्टल एरिया को बचाने की बात कर रहे हैं वो हमारा इम्प्लीमेंट ढंग से हो पाएगा। ठीक बात है, क्लियर है चीज़। तो आपको बीम्स इस तरीके से ध्यान रखना है कौन से प्रोजेक्ट के ये अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है, और क्या इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका मिशन कर्म योगी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी सितंबर में इसको लॉन्च किया गया था। आपको इसके रिगार्डिंग एक क्रक्स निकालना है। जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, चाहे वो IAS हैं, चाहे वो IPS हैं, या फिर और कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना, उनकी स्ट्रेंथ को एनहांस करना, ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएँ। वो बेसिकली सिर्फ रूल्स के चक्कर में ना रह जाएं कि भाई रूल तो ये कहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो काम करेंगे वो वाला तो ह्यूमैनिटी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें उनमें डेवलप करने की भी वो डिसीजन ढंग से ले सके। अगर रूल के खिलाफ जा भी रहा है तो बेसिकली इतना डर नहीं लगना चाहिए उनको। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए, उनकी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को पूरा करने के लिए, उनमें एंथुजियाज्म भरने के लिए, उनमें सर्विस अप्रोच डालने के लिए कि भाई वो लोगों को ऐसे सिंपल कीड़े मकोड़ा ना समझे, उनको भी एक अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दें। तो वो सब जो एक अवेयरनेस है, जो सेंसिटाइजेशन है अमंग द सिविल सर्वेंट्स, वो डेवलप करना इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन कर्म योगी। ठीक है, नाम से भी क्लियर है इसका, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना ही क्या है, आपका मिशन कर्म योगी है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है हमें, एक तो जो इंडिविजुअल है, जो सिविल सर्वेंट है, उसकी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है हमें, साथ में हमें सिस्टम की कैपेसिटी भी डेवलप करनी है। मान लो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए फाइल क्लियर करवानी है, तो उसके लिए पहले आपको किसी एक पर्सन से साइन चाहिए, फिर किसी और से साइन चाहिए, किसी और से साइन चाहिए। तो इस चक्कर में क्या होता है, डिले बहुत होता है प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उस चक्कर में जो सिस्टम है उसकी कमी ये है कि भाई वो चीज़ों को डिले बहुत करता है। तो उसको रोकने के लिए भी हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, मिशन कर्म योगी हमें इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो पब्लिक सर्विस है, जो लोगों के भले के लिए आप काम कर रहे हो, पब्लिक सर्विस जो है उसको आप ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, तभी फ़ायदा है। तो इसमें आपको इंडिविजुअल लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है, इंस्टीट्यूशनल मतलब सिस्टम लेवल पर डेवलप करना है, और अल्टीमेटली प्रोसेस लेवल पर भी डेवलप करना है, ताकि आपकी जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है दैट शुड रिमेन दी एफिशिएंट इन नेचर। ठीक है, तो आपको इसका क्रक्स पता है, ऑब्जेक्टिव पता है। चलो अगर हम देखें कि भाई कैसे कैसे काम करेंगे,
तो पहली है आपकी प्रधानमंत्री द्वारा लेड पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स। एक बेसिकली काउंसिल है जिसको पीएम हेड करेंगे, जो ये प्लान्स तैयार करेगी कि भाई ये प्लान होना चाहिए, इनको इस बात की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इनको ये मटेरियल पढ़ना चाहिए, है ना, इनकी यहाँ पर अभी ये वर्कशॉप लगवानी है। तो ये सब जो डिसीजन है दैट इज बीइंग टेकन बाय द पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, जिसको पीएम ने हेड करना है। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ये है कि जो भी प्रोग्राम इस ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल ने बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, दोज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। और जितने भी अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, उसकी भी जो सुपरविजन है दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ये स्पेशल पर्पस व्हीकल, SPV। स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है कि जिस चीज़ को बनाया जाता है स्पेशली फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग। तो यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जो प्रॉपरली गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन होगी, सारी जो मतलब जो उसकी पूरी पावर्स हैं दैट इज विद इन द गवर्नमेंट। तो जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये क्या करेगा, इट विल ऑपरेट अ प्लेटफॉर्म दैट इज IGOT। इट इज़ अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, है ना। जैसे हमें पता है कि जब कोरोना की वजह से फिजिकल क्लासेस या फिर चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, तो अल्टीमेटली अगर इनको हमें कोई ट्रेनिंग देनी है, हमें कोई इनको वर्कशॉप प्रोवाइड करनी है कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, एक्सपीरियंस इनका बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली ऑनलाइन के थ्रू भी हम लोग वो कर सके। तो जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, दैट इज़ IGOT। ठीक है, ये आपको प्लेटफॉर्म का नाम ध्यान में रखना है। जैसे अपनी जूम कॉल्स होती हैं, टीम्स होती है माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल मीट होती है, तो वैसे ही ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं और जो उनके हेड हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर है या कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो आपस में मिलकर ट्रेनिंग कर सकते हैं अपनी। ठीक है, ताकि कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो हैक ना कर ले, इसलिए जूम या टीम्स पे नहीं जाते, सिंपल एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस पर ये सारा कंटेंट प्रेजेंट होगा, जिनको सिविल सर्वेंट पढ़ सकेंगे, जिससे अपना एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकेंगे, और अल्टीमेटली जो पब्लिक सर्विस करने के जो काम है उनमें ये अपना आप कह लो कि एफिशिएंसी को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 ध्यान रखनी है, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल ध्यान रखनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ध्यान रखनी है, और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल ध्यान रखना है। ठीक है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वही गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं यार नॉर्मली, कि भाई जो भी ट्रेनिंग अगर आपको किसी सिविल सर्वेंट को देनी है तो एक तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, ताकि आप बता सको कि भाई ट्रेनिंग इस तरीके से होती है, आपको ये काम करने हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ है कि भाई अगर मान लो सिचुएशन वैसी क्रिएट हो गई तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर इनको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी मिल रही है, यहाँ पर इन लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिल रही है। दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम, जहाँ पर इन पूरे सिविल सर्वेंट्स को रूल की बजाय उनके रोल्स के बेसिस पर आप चीज़ें सिखा रहे हो कि आपका ये काम है, चाहे रूल इसके हल्का सा खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन आपका ये काम है कि आप चीज़ों को ढंग से इम्प्लीमेंटेशन उनका इंश्योर कर सको। ठीक है, तो ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं आपके सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी को बिल्डअप करने के। ठीक बात है। फिर जो हमने बात की स्पेशल पर्पस व्हीकल वाले, ये रिसेंटली बनाई गई है स्पेशली इसी पर्पस के लिए। तो ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका सिंपल काम है कि इसके प्लेटफॉर्म पर आकर सभी सिविल सर्वेंट्स जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर कैबिनेट है उनकी आपस में मीटिंग ये ढंग से इंश्योर करा पाए। प्रॉफिट कमाना काम नहीं है इसका, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एंड इट विल ओन एंड मैनेज दिस IGOT प्लेटफॉर्म। सारा का सारा जो भी काम होगा, इसमें अगर कोई बग आ गया है या फिर ख़राब हो गया है प्लेटफॉर्म, कनेक्शन ठीक से नहीं आ पा रहे हैं, आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है, तो जो भी मैनेजमेंट की चीज़ें हैं दैट विल बी डन बाय दिस ओन्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका September 26 इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में एक और चीज़ करी थी, हमने एक ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स करी थी 2017 में जो आई थी, और रिसेंटली उसको इन्फोर्स किया गया है। हमने किया हुआ है, एक बार रिवीजन कर लेना इस ट्रीटी की। इस ट्रीटी को इंडिया ने साइन नहीं किया था, ठीक है, तो ये चीज़ रिवाइज कर लेना। अगर हम इस करंट अफेयर की बात करें तो हम एक डे मनाते हैं जिस डे पर यूनाइटेड नेशंस है वो सभी कंट्रीज़ को ये कहता है कि अगर आपको पूरी ह्यूमैनिटी का भला चाहना है तो आपको अपनी कंट्री से जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास हैं उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा।
अदरवाइज अगर किसी कंट्री ने इन द फ्यूचर किसी भी वॉर के टाइम पर वेपन्स जो न्यूक्लियर हैं वो अगर वो यूज़ किए तो अल्टीमेटली पूरे की पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसको डिस्ट्रक्शन फेस करनी पड़ेगी, जैसी हम लोगों ने नागासाकी में करी, जैसी हम लोगों ने हिरोशिमा में करी। जापान में जो 2 सिटीज़ हैं यहाँ पर वेपन्स गिराए गए थे न्यूक्लियर वाले बाय द USA ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो अगर दोबारा से सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई तो फिर अल्टीमेटली जो ह्यूमैनिटी है उसको बहुत डिस्ट्रक्शन झेलनी पड़ेगी। तो आप सभी कंट्रीज़ को मिलकर डिसाइड करना है कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स कैसे डिस्ट्रॉय करोगे, कब तक डिस्ट्रॉय करोगे। इसके लिए कोई ट्रीटी साइन करनी है तो ट्रीटी साइन कर लो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम ये तो बताओ ना कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कम से कम इनको डिस्ट्रॉय करना तो है ना। कोई कंट्री ये तो नहीं चाह रही कि भाई मेरे न्यूक्लियर वेपन जो है तो बढ़ते रहें ताकि और कंट्रीज मुझसे डरती रहें, मेरे खिलाफ बोलने से 2 बार सोचें पहले, है ना। तो ऐसा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस है वो क्या मनाता है 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक बात है। अगर हम सिग्निफिकेंस तो हमें पता ही है कि यूनाइटेड नेशंस मनाता है। यूनाइटेड नेशंस का सबसे बेसिक फंडा ये रहा है कि भाई ये हमेशा से पीस के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रोन रहा है कि पीस होनी चाहिए। और वो पीस कैसे आएगी इन द एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जब वेपन्स ख़त्म हो जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशंस अगर है तो इसका हमेशा से यही एजेंडा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर दो। और ख़त्म सिंपल ख़त्म करना नहीं, पूरी की पूरी कंप्लीट डिसआर्मामेंट। कंप्लीट डिसआर्मामेंट का मतलब है किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, सब खत्म कर दे, कंप्लीट, पार्शली नहीं, सिंपल कंप्लीट। ठीक है, चलो अगर हम देखें यूनाइटेड नेशंस ने क्या क्या किया है न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने के लिए, तो ये ट्रीटी है जो हम लोगों ने करी थी, ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 2017 वाले, ये इसने किया था। और इसने साइन की थी NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें किसी भी कंट्री को मना किया गया था कि अगर आपके पास कोई न्यूक्लियर वेपन है तो आप किसी और कंट्री को मत देना, ताकि जो प्रोलिफरेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रुक सके। तो ये पॉलिसी आपके आई थी 1970 में, या आप IR में पढ़ोगे डिटेल में। तो 1970 में ये ट्रीटी आई थी। 2020 में अभी इसको हम लोगों ने 50th एनिवर्सरी मनाई है, दैट इज व्हाई इट इज इन द न्यूज़। ठीक बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने करी हैं टू स्टॉप द यूसेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय एनी कंट्री। ठीक बात है, ये रहेगा याद, सिंपल है। नेक्स्ट है सौभाग्य स्कीम कंप्लीट 3 years। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इसने 3 साल को कंप्लीट कर लिया है। क्या ये स्कीम है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, तो सौभाग्य स्कीम आपको ध्यान रखना है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2017। सौभाग्य स्कीम का है सहज बिजली हर घर योजना। तो नाम से क्लियर है, सहज बिजली हर घर योजना, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, इन सभी में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सौभाग्य स्कीम। ठीक बात है। 17 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें जो भी बेनिफिशियरी हैं, ऐसे कौन से घरों में फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी, है ना। नॉर्मल इसका बेसिक मकसद ये है कि हर घर में बिजली चली जाए। अगर किसी के पास पैसे नहीं है बिजली का बिल भरने के लिए या फिर वो तारे लगवाने के लिए, तो सब फ्री मिलेगा इस स्कीम के अंडर। लेकिन किसको फ्री में मिलेगा? फ्री में उसको मिलेगा जो किसमें है, SECC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एक गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, 2011 में रिलीज़ किया गया था। इसके अकॉर्डिंग जो भी गरीब है उसके घर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस सौभाग्य स्कीम, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो। ठीक बात है। लेकिन ऐसे बेनिफिशियरी जो गरीब तो हैं लेकिन इस SECC की कैटेगरी में नहीं आते, तो उनको बस 500 रुपये पे करने पड़ेंगे और अल्टीमेटली उनके यहाँ पर कनेक्शन लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला कनेक्शन भी लगेगा, साथ में एक LED भी लगेगी जो सरकार ही देगी, और जो कनेक्शन है वो अल्टीमेटली आपको मीटर लगेगा और कॉन्स्टेंटली जो बिजली है वो बनती रहेगी और आपके घर में पहुंचती रहेगी। तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना इज़ नॉट दी ऑब्जेक्टिव। ये नहीं कि आपके यहाँ पर बिजली आ सकती है, तो पता ही हमें आ सकती है, ला के दिखाओ तो बात है ना। तो अल्टीमेटली कनेक्शन लगाना भी और कनेक्शन को मेंटेन करना भी, दोनों ही जो काम है दैट कम्स अंडर दिस सौभाग्य स्कीम। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर ली अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, तो काफ़ी सक्सेसफुल भी मानी जा रही है ये, है ना। बट लोग ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए नंबर ऑफ स्कीम्स हैं, कहीं पर सौभाग्य चल रही है, कहीं पर कोई स्कीम चल रही है, कहीं पर दीनदयाल उपाध्याय इलेक्ट्रिसिटी स्कीम चल रही है। तो ऐसी स्कीम चलती रहती है जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है। तो ये लोग ये कहते हैं कि भाई जब ऑब्जेक्टिव एक है तो फिर स्कीम भी एक लाओ ना, बार बार नई स्कीम लॉन्च करने का क्या मतलब है।
तो इस सौभाग्य स्कीम के दौरान इन्होंने बोला था, बट हमें इतनी पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ सिंपल स्कीम याद रखनी है, किसने इसको लॉन्च किया वो ध्यान रखना है, और क्या इसके ऑब्जेक्टिव वो ध्यान रखना है, और इसके अंडर किस किस पर्सन को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फॉल हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक पार्क्स स्कीम। नाम से क्लियर है, पार्क का बेसिकली मतलब है जहाँ पर प्लास्टिक को बनाने के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें चाहिए हैं वो सिर्फ आपको उस एरिया में अवेलेबल हो जाए, आपको कहीं बहुत दूर ना जाना पड़े। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि भाई ये जो है कि प्लास्टिक पार्क है, मतलब अगर आपको प्लास्टिक को बनाना है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है, उसके लिए आपको कुछ भी चीज़ चाहिए है, तो वो सब चीज़ें आपको इस एरिया में मिल जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया का मकसद क्या है कि इंडिया प्लास्टिक की जनरेशन में, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चर में पूरे वर्ल्ड में कुछ थोड़े अच्छे पैमाने पर आ सके, अच्छे रैंक पर ये आ सके, है ना। एक जगह हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया प्लास्टिक हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, दूसरी जगह हम लोग प्लास्टिक पार्क स्कीम रिलीज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ कॉन्सोनेंस विद द टू स्कीम्स। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है प्लास्टिक पार्क स्कीम क्या है। तो ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है प्लास्टिक पार्क स्कीम, जिसके अंडर इन्होंने अभी रिसेंटली 10 प्लास्टिक पार्क्स लगाए हैं, रिसेंटली अप्रूव किए हैं कि हम लोग 10 कम से कम प्लास्टिक पार्क पूरे कंट्री में लगाएंगे। ठीक है, और अगर हम देखें प्लास्टिक पार्क का क्या मतलब है, इट इज़ द जोन ऑफ इंडस्ट्रीज दैट इज़ डेडिकेटेड टू प्लास्टिक एंड रिलेटेड सेक्टर्स, मतलब वो पूरा का पूरा एरिया सिर्फ रिजर्व रहेगा फॉर द प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड फॉर द रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है प्लास्टिक पार्क का मतलब क्या है। और हम क्यों चाह रहे हैं कि इंडिया प्लास्टिक बने, क्योंकि इंडिया में अब सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही नहीं, रूरल एरियाज़ में भी पहुंच गया है प्लास्टिक। तो जो कंजप्शन है प्लास्टिक की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से हमें क्या करना है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। वो इम्पोर्ट करते हैं तो ज़्यादा पैसे लगते हैं इस चीज़ में। तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट हैं, जगह है, तो फिर हम क्यों ना खुद का ही एक ऐसा पार्क बना लें जिसमें हम पूरे प्लास्टिक को जनरेट कर पाएँ, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ, है ना। तो इंडिया का यही है कि भाई हमारा इंपोर्ट कम हो जाए एक तो, और साथ में हमारे पैसे ही बच जाए। तो दैट इज़ द टू ऑब्जेक्टिव कि जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ने इंडिया में प्लास्टिक पार्क स्कीम को लॉन्च किया है। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 10 प्लास्टिक पार्क को अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम स्कीम की बात करें तो स्कीम जितनी भी है, प्लास्टिक को बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए है वो वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। और प्लास्टिक के बाद में जो वो यूसेज है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है या फिर कहीं तक पहुँचाना है, तो भी वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस स्कीम के अंडर मिल सके आपको। ठीक है, तो सिंपल वही है कि यार प्लास्टिक बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए है वो वहीं पर हो, वो उसको भेजने के लिए कहीं पर भेजना है तो उसके लिए पूरी फैसिलिटीज़ वहीं पर हो। दैट इज़ अ काइंड ऑफ क्रक्स ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द प्लास्टिक पार्क स्कीम, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। तो तीनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, हल्का सा एक बार नोट्स में से रिवाइज कर लेना, तो कुछ चीज़ें और क्लैरिटी के साथ आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक बात है, कर लोगे रिवाइज, मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट्स 74% एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले क्या था, अगर एफडीआई की मैं बात करूँ तो मानती हूँ कि एक कंपनी है, मान लो ये कंपनी मेरे नाम है कि भाई मनीषा कंपनी है ये, इस कंपनी में मेरे जो शेयर्स हैं वो 100% अभी सारी कंपनी मेरे नाम पे मैंने ही ओन कर रखी है ये। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास थोड़े से पैसे कम पड़ गए या फिर मुझे अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हांस करना है, इसकी और वैल्यू को बढ़ाना है, तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए होंगे। तो पैसे मेरे पास है नहीं, कंपनी मेरे पास है बट पैसे नहीं है वो एक्स्ट्रा लगाने के लिए, वो मैंने खर्च कर दिए। तो अब जो इन्वेस्टमेंट है, मैं क्या चाहूँगी कि भाई फ़ॉरेन का कोई बंदा आए, फ़ॉरेन का कोई पर्सन आए और मेरी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, जिससे कि अगर ये पैसे मुझे दे रहा है बेसिकली, तो मैं इसके नाम पर क्या कर सकती हूँ, 100% शेयर की बजाय मैंने उसको बोला कि भाई आपके 24% शेयर हैं या फिर 49% शेयर हैं, जितना भी प्रॉफिट होगा 51% मेरा है, 49% आपका है। तो इसको ये बेनिफिट होगा कि भाई आगे जो कंपनी है वो प्रॉफिट करती रहेगी, मुझे पैसे आते रहेंगे, मैंने बस एक बार इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ अ काइंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, अगर ये कोई कंपनी डिफेंस के रिगार्डिंग कोई चीज़ बनाती है, तो फिर अल्टीमेटली पहले उसमें सिर्फ 49% तक ही एफडीआई अवेलेबल थी,
मतलब किसी एक डिफेंस सेक्टर वाली कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा 49% की ही शेयर होल्डिंग हो सकती है किसी फॉरेन वाले पर्सन की। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, अब इसको बढ़ा कर दिया गया है 74%। मतलब अब इस कंपनी में जो 74% भागीदारी है वो किसकी हो सकती है, वो फॉरेन पर्सन की हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है उसका जो परसेंटेज है फॉरेन वाले पर्सन का, दैट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक बात है। अगर हम देखें एफडीआई को, तो एफडीआई के दो पार्ट्स हैं। एफडीआई दो तरीके से आती है इंडिया में, एक होता है इसका ऑटोमेटिक रूट और एक होता है इसका गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि भाई मेरी कंपनी थी, मैंने किसी पर्सन से इन्वेस्टमेंट मांगी, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसमें सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने बता दिया कि भाई मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने आ रहा है पर्सन, तो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाली बात है। ऑटोमेटिक रूट है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, कोई आपको बताना नहीं, कोई अप्रूवल नहीं लेना किसी मिनिस्ट्री से आपको। लेकिन दूसरा आपका गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट है अगर किसी फॉरेन कंपनी का पर्सन किसी हमारी इंडिया की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो उसको क्या है, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय द सम मिनिस्ट्री। डिपेंड करता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वो चीज़ आती है, तो उस मिनिस्ट्री से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो पहले क्या था, डिफेंस सेक्टर में अंडर ऑटोमेटिक रूट डिफेंस सेक्टर में 49% अलाउड था, लेकिन अब 74% तक की इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इससे अगर ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपको ऑटोमेटिक रूट की बजाय गवर्नमेंट रूट अपनाना पड़ेगा। मतलब पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप 80% इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो फिर अल्टीमेटली आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा पहले कि मैं इन्वेस्ट कर दूँ कि नहीं कर दूँ। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट रूट। क्लियर है आई थिंक ये। तो क्या एफडीआई होती है, क्या ये न्यूज़ में था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पहले ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 49% ही अलाउड थी, अब ये कितनी कर दी गई है, 74% कर दी गई थ्रू ऑटोमेटिक रूट्स। ठीक बात है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। एक तो ये इंडेक्स है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका काम है, क्या इंडिया का रैंक है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है कि आपके देश में जो पर्सन रह रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो आपकी कंट्री में जो पर्सन रह रहे हैं वो आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है। मतलब पूरी कंट्री को उस पर्सन की एग्जिस्टेंस से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंच रहा है, दैट इज़ वाई ही और शी इज़ अ कैपिटल। ठीक बात है। तो आपकी कंट्री में जो पर्सन प्रेजेंट हैं उनका कितना पोटेंशियल है कि उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से आपकी पूरी कंट्री को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, दैट इज़ द ह्यूमन कैपिटल। और इसी को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसी को चेक करने के लिए वर्ल्ड बैंक निकालती है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, कि किसी भी कंट्री में लोगों के रहने की वजह से कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है उस कंट्री में। ठीक है, तो एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है जो कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। और अगर हम देखें कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, किन पैरामीटर्स के बेसिस पर ये बताता है कि इंडिया या किसी और कंट्री में ह्यूमन तौर पर कितना कैपिटल तरीके से काम कर रहा है, उसका कितना पोटेंशियल है कि भाई वो अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकता है। ठीक है, वो कब करेगा कंट्री के लिए? जब वो सर्वाइव करेगा कि मतलब जो अगर बच्चा पैदा हुआ है, अगर वो 5 साल से पहले ही मर गया तो वो क्या कैपिटल बनेगा, वो क्या कंट्रीब्यूशन करेगा पूरे नेशन की ग्रोथ में। सबसे पहले अगर आपको ह्यूमन कैपिटल बनना है तो पहले आपको लोगों के सर्वाइवल रेट का ध्यान रखना पड़ेगा, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला पैरामीटर है सर्वाइवल। दूसरा है स्कूल। अगर कोई पर्सन जिंदा भी रह गया है, अगर आपने उसको एजुकेशन नहीं दी, आपने उसको स्किल नहीं दी, तो फिर वो कैसे काम आएगा नेशन के? तो अगर उसको काम आना तो आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा स्कूल में वो जाएगा उसके हिसाब से उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, तो वो नेशन की ग्रोथ के लिए काम करेगा, कोई इंडस्ट्री लगाएगा, कोई लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगा, दैट डिपेंड्स। थर्ड है आपका हेल्थ। हेल्थ के अंदर है जो भी पर्सन आपके ज़िंदा हैं, मतलब जो अडल्ट हैं, जो ओल्ड एज हैं, या फिर जो mid-30s या mid-40s में हैं, ये सब जो पर्सन हैं वो क्या अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि पूरी आपकी एयर क्वालिटी ख़राब है। जब एयर क्वालिटी ख़राब है तो लोग अपना काम ढंग से कैसे करेंगे, दिमाग कैसे चलेगा? अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर दिमाग नहीं चलता, बहुत सर्दी है तो भी दिमाग नहीं चलता। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है किसी भी पर्सन का वो कैसा है, तो जो उनकी हेल्थ है उसके हिसाब से ही वो अपने पोटेंशियल को निखारेंगे ना। तो वर्ल्ड बैंक इन 3 पैरामीटर्स पर, सर्वाइवल के बेसिस पर, स्कूलिंग के बेसिस पर और अल्टीमेटली हेल्थ के बेसिस पर, ये बताता है कि किसी भी कंट्री में जो पर्सन है उनके पोटेंशियल के आधार पर वो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकते हैं।
ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक है इसका 115 आउट ऑफ 157 कंट्रीज। 115 रैंक है 157 कंट्रीज में से। मतलब इंडिया में जो लोग रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इन द नेशंस ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है। मतलब उनके पास इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सके। ना तो उनके पास हेल्थ है, ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो लोग अपना काम करेंगे कैसे, है ना। तो अल्टीमेटली ये बताता है कि इंडिया में जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, हम कोई भी इंडेक्स देखें, इंडेक्स सिचुएशन ख़राब ही होती है, बार बार मैं यही बोलती हूँ, लेकिन अब जो है तो है यार, क्या कर सकते हैं, है ना। तो इंडिया का रैंक आपको ध्यान रखना है 115 आउट ऑफ 157 कंट्रीज। एक ये भी कहता है ये रिपोर्ट कि ड्यू टू कोरोना के लॉकडाउन की वजह से पूरे, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, मोर देन 1 बिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ द स्कूल नाउ। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड 7.5 बिलियन है, जिसमें से बच्चे भी कुछ होंगे, एडल्ट भी कुछ होंगे। उसमें से आपके 1 बिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से आउट ऑफ द स्कूल हो गए। जब आउट ऑफ द स्कूल चले गए तो एजुकेशन नहीं मिलेगी, न एजुकेशन मिल रही है तो क्वालिटी एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। एजुकेशन ही नहीं है, क्वालिटी कहाँ से मेजर करेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है आपका, इसने ये बताया कि कोरोना की वजह से भी आपका जो ह्यूमन कैपिटल था, ह्यूमन का पोटेंशियल है टूवर्ड्स द नेशंस ग्रोथ, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के रिगार्डिंग ये फाइंडिंग है एक। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या करता है, कितना इंडिया का रैंक है, क्या पैरामीटर्स हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है इसके रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट आपका September 16 इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। हमें ये पता है ओजोन लेयर आपकी कहाँ पर है, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है जिसका काम बेसिकली क्या है, टू एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन। जो भी सन से यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, उनको एब्जॉर्ब करना किसका काम है, ओजोन लेयर का काम है। अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए, ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो जाए तो अल्टीमेटली सारी यूवी रेडिएशन धरती पर आ जाएंगी। अगर धरती पर यूवी रेडिएशन आ गए तो वो क्या कॉज करेंगे, अल्टीमेटली स्किन कैंसर कॉज करेंगी। ह्यूमंस के लिए भी हानिकारक होंगी, एनिमल्स के लिए भी हानिकारक होंगी, प्लांट्स के लिए भी हानिकारक होंगी। इसलिए ओजोन का मेंटेन रहना इज़ अ काइंड ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए ओजोन की हेल्थ को मेंटेन रखें, इसलिए डे मनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम ओजोन लेयर के रिगार्डिंग जो भी काम कर सकें उसको हम लोग और ज़्यादा पेस पर करने के लिए वादा करते हैं। एक तरीके से अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, कंट्रीब्यूशन देखते हैं कौन सी कंट्री ने अच्छा काम किया है, कौन सी कंट्री एज एन एक्सपीरियंस काउंट हो सकती है, तो दैट डिपेंड्स। तो आपको ये डे ध्यान रखना है September 16, और इसकी जो थीम है, थीम वॉज दी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। 16 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल साइन किया था, दैट वाज दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल जगह का नाम है, इसी जगह पर बैठकर सभी कंट्रीज ने ये बोला था कि हम लोग ओजोन लेयर को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। जी जान कैसे लगाएंगे, कुछ पता तो करो कि भाई क्या करना है। अकॉर्डिंग टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सभी कंट्रीज को ये बोला गया कि जो ओजोन लेयर की डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन सबको आपको रिप्लेस करना है बाय दी HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर बोला गया कि हर एक कंट्री क्या करेगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाकर किससे रिप्लेस करेगी, HFC से रिप्लेस करेगी, क्योंकि HFCs आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर की डिप्लीशन, बट CFC और HCFCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इस वजह से हर एक कंट्री ने इनको डिस्ट्रॉय करना है अपनी कंट्री से। तो उसी दिन के हिसाब से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब साइन किया गया था, उसी के दिन पर हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक बात है, आपको इसकी थीम ध्यान रखनी है, आपको इसका डे ध्यान रखना है, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला क्या क्या गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 197 कंट्रीज हैं टोटल, और उन सभी ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। हर एक कंट्री रेटिफाई किया है, ये माना हुआ है कि भाई हाँ हम अपनी कंट्री में ये काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस कर देंगे, किससे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, क्योंकि वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है। जो HFC दैट इज नॉट द ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो इसलिए भी सबसे जो सक्सेसफुल ट्रीटी है ये मानी जाती है। इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी इन द हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट।
बाकी जो भी ट्रीटी, चाहे पेरिस एग्रीमेंट हो, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, ये मतलब बस नाम के प्रोटोकॉल्स हैं, कोई नहीं मानता इनको। रेटिफाई किए हुए हैं, लोग मानते भी हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं मानते जितना मॉन्ट्रियल को मानते हैं। तो इसका तो ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव भी कर चुका है इंडिया तो, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा दूर है, बट आगे 3-4 आने वाले सालों में वो भी कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटी, ठीक है। चलो, इंडिया एंड जापान साइन द लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। हमने जैसे इंडिया और यूएसए का किया था पिछली बार, लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट कल ही किया है, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितनी भी फ्यूल और फूड की सप्लाई अगर चाहिए है एयरक्राफ्ट या किसी शिप को, तो फिर अल्टीमेटली इंडिया वाली शिप कैन हैव एक्सेस टू द मिलिट्री बेस ऑफ यूएसए, कि वहाँ पर जाकर वो अपना फ्यूल और फूड ले सके। सिमिलरली यूएसए वाली जो शिप हैं वो इंडिया के जो मिलिट्री बेसिस हैं, अगर वहाँ पर वो कोई अटक गई है तो फिर अगर फ्यूल ख़त्म हो गया, फूड ख़त्म हो गया है, तो अल्टीमेटली वो इंडिया वाले मिलिट्री बेस से ले ले। इंडिया यूएसए वाले का नाम था लेमोआ। सेम अग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया जापान के साथ में, जिसका नाम क्या है, नाम है रेसिप्रोकल प्रोविजन सप्लाईज एंड सर्विसेज, RPSS, रेसिप्रोकल प्रोविजन सप्लाईज एंड सर्विसेज। सेम एजेंडा है, सेम जो पूरा फिनोमिना है, सेम ही ऑब्जेक्टिव है। सिंपल क्या है, किसी भी कंट्री की शिप या एयरक्राफ्ट को अगर फ्यूल या फूड चाहिए है ड्यूरिंग एनी मिशन, तो वो क्या कर सकता है, किसी जो जापान, अगर हम बात करें तो जापान वाले जो मिलिट्री बेस हैं, जापान के जो एरिया में वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ से वो फ्यूल और फूड को गेन कर सकते हैं। तो सेम यूएसए वाला, सेम जापान वाला, बस नाम डिफरेंट है, एजेंडा बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जितनी भी कंट्रीज मतलब जितनी भी इंडिया और जापान की शिप्स हैं, अगर वो बीच समुद्र में कहीं अटक जाती हैं क्योंकि उनका फ्यूल खत्म हो गया है या फिर खाने का सामान खत्म हो गया है, तो जापान वाले उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। रेसिप्रोकल है, जापान के साथ भी अगर ऐसा हो कि उसका फ्यूल खत्म हो जाए, फूड खत्म हो जाए, तो इंडिया वालों से मांग लो। तो ये क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाता है किसी भी कंट्री को, ट्रस्ट बिल्डअप करता है एक तरीके से कि भाई अगर मैं किसी मुसीबत में हूँ तो ये कंट्री अवेलेबल है मेरी सहायता करने के लिए। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ पुश टुवर्ड्स द इंटरनेशनल सॉफ्ट पावर। लोगों के बायलैटरल कोऑपरेशन में ये इंपॉर्टेंट साबित होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, लेमोआ इंडिया यूएसए के बीच में था और ये RPSS इंडिया जापान के बीच में, इतना ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। अभी रिसेंटली किसको मिला है ये, इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द सर डेविड एटनबरो। अगर आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल देखा हो अपनी लाइफ में, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज सर डेविड एटनबरो ने बनाई हैं, जो इन्होंने कमेंट्री करी उसके साथ में, उससे हमें ये पता लगा है कि भाई पूरी अर्थ पर कितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ लाइफ है, कितनी डिफरेंट काइंड ऑफ फिश मिलती हैं, कितना डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स हैं, किस तरीके से कोई भी स्पीशी का बिहेवियर होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हम लोगों को बताई सर डेविड एटनबरो ने, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी चैनल पर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं उसकी हेल्प से हमें पता लगा है कि हमारा प्लेनेट पर कितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ लाइफ है। तो इस वजह से उनको इसी चीज़ के लिए कि उन्होंने पूरा लाइफ ऑन द प्लैनेट जो भी है उसको बचाए रखने के लिए सभी लोगों को अवेयर भी करवाया है, तो अल्टीमेटली उनको दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। ठीक बात है, रहेगा याद। ये सर डेविड एटनबरो है, आपने देख भी रखे होंगे डिस्कवरी चैनल पर कई बार। अगर आप डिस्कवरी चैनल, इंग्लिश में बेसिकली कमेंट्री है, जो इंडिया में हिंदी वाला वर्जन भी आता है, अगर वो देखा है तो आपको नहीं पता लगेगा इनके बारे में, लेकिन अगर इंग्लिश वाला देखा है तो फिर आपको समझ आ जाएगा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डेविड एटनबरो को मिला है आपका इंदिरा गांधी पीस प्राइज स्पेसिफिकली फॉर द डूइंग रिसर्च टू रिवील वंडर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड टू द पीपल। पूरे वर्ल्ड में कितने ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, कितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब बताया इनको, इन सब को बताया इन्होंने ह्यूमैनिटी को कि भाई देखो ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, और आप ये जो हरकतें कर रहे हो ना, ये जो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो एनवायरनमेंट को, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपको नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि ये जो अवार्ड है, अवार्ड किस लिए मिलता है, ये वाला अवार्ड इस चीज़ के लिए मिलता है जिस भी पीपल ने ह्यूमैनिटी के लिए या फिर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए अगर कोई ढंग का काम किया होता है तो फिर उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। हमने रिसेंटली मार्च वाले करंट अफेयर में भी किया था कि अभी 2020 वाला भी प्राइज़ रिवील किया जा चुका है, जो आपके वो आई थिंक सर शेख मुजीबर रहमान को मिला था, आई थिंक 2020 वाला। इसको चेक कर लेना एक बार, मुझे मुजीबर रहमान ही याद आ रहे 2020 के रिगार्डिंग, बट 19 वाले यही हैं। 2019 में सर डेविड एटनबरो को मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आपका मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन। किरण एक हेल्पलाइन है बेसिकली, जिस हेल्पलाइन पर आप फ़ोन करो तो आपको कोई भी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे आपका स्लीप डिसऑर्डर हो, चाहे आपके बाइपोलर डिसऑर्डर हो, आप एक्सट्रीम में बहुत जी रहे हो अपनी लाइफ में, बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, तो एक मेंटल हेल्थ जो है अगर डिस्टर्ब आपकी हो गई है ड्यू टू एनी रीज़न, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए है तो आप इस हेल्पलाइन पर नंबर पर कॉल कर सकते हो और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय ले सकते हो ताकि आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको किसी पर्सन की एडवाइस मिल सके, गाइडेंस मिल सके, है ना। क्योंकि कई बार लोग शर्म करते हैं अपनी कंडीशन बताने से कि भाई मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है। लोग बड़ा जज करते हैं उस चीज़ को कि भाई डिप्रेशन ऐसे कैसे हो सकता है, खुश रहो, खाना पीना खाओ, घूमो फिरो। तो ये सब चीज़ें ना वो बहुत इनसेंसिटिव हो जाती हैं। तो अगर आपको बहुत हिचकिचाहट है कि भाई आप नहीं बताना चाहते किसी को, तो किसी से गाइडेंस नहीं लेना चाहते, तो अल्टीमेटली आप इस किरण हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करो। वहाँ से आपको जितनी भी एडवाइसेस हैं आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को वो प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो आपको इस हेल्पलाइन का नाम ध्यान रखना है, किरण, और एक किसने रिलीज़ करी है, इट इज़ रिलीज्ड बाय दी MOSJ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसने ये हेल्पलाइन रिलीज़ करी है जिससे कि आप पूरी गाइडेंस या एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि इसके अंडर गोवा और झारखंड को एक आप कह लो कि ऐसे 2 स्टेट्स बनाया गया है जिनकी आपस में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करवाए जाएंगे, है ना। अगर हम देखें व्हाट आर दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस प्रोग्राम के अंडर क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स हैं। गोवा का कल्चर अलग है, झारखंड का कल्चर अलग है, लेकिन नेशन तो एक है ना, इंडिया। तो इस चक्कर में जो स्टेट्स की वैरायटी है वो एक दूसरे को पता लगनी चाहिए। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करवाओ, लोगों की जो फूड है, जो गोवा का जो फूड है वो झारखंड में लोगों को चखाओ। तो ना ये सब चीज़ें करके आप बता सकते हो कि भाई गोवा में लाइफ ऐसी है, झारखंड में लाइफ ऐसी है। तो इससे लोगों में आपस में हार्मनी बनेगी, लोगों को पता लगेगा कि भाई हमारे स्टेट के अलावा इंडिया में कहाँ कहाँ चीज़ें और ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रोग्राम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसके अंडर अभी गोवा और झारखंड को स्टेट इंक्लूड किया गया है, जिसमें झारखंड में गोवा का कल्चर लेकर जाया जाएगा और गोवा में आपका गोवा का झारखंड में, झारखंड का गोवा में कल्चर लेकर जाया जाएगा, ताकि लोगों में एक हार्मनी स्टैब्लिश हो, लोगों में कल्चर के रिगार्डिंग एक एक्सेप्टेंस आए। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। अगर प्रोग्राम की बात करें तो दैट वाज अनाउंस्ड ऑन 2015 में लॉन्च किया गया था, डिसाइड किया गया था कि लॉन्च करेंगे, और अल्टीमेटली 2016-17 का जो बजट पेश किया फरवरी वाले महीने में, उसमें इसको लॉन्च कर दिया गया, जिसके अंडर हम क्या क्या काम करेंगे वो सारी चीज़ें भी इन लोगों ने इंक्लूड कर दी। ठीक बात है, 15 में सिंपल अनाउंस किया गया था, 16-17 के बजट में लॉन्च किया गया था। और जो मिनिस्ट्री ऑफ MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD जो है दैट इज़ द नोडल मिनिस्ट्री। ये आपने ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक भारत श्रेष्ठ प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम देखें हम करते क्या क्या है इसमें, हम करते क्या है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते हैं, हम लोग इसमें ट्रांसलेशन करते हैं, जो भी बुक्स गोवा की लैंग्वेज में लिखी गई हैं उनको झारखंड की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, झारखंड वाली को गोवा की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ताकि लोगों को थ्रू बुक्स, थ्रू पोएम्स उनका कल्चर पता लग सके। तो ये हम करते हैं। दूसरा हम लोग करते हैं कलिनरी फेस्टिवल्स, बेसिकली जो फूड हैबिट्स हैं, जो खाना है झारखंड का गोवा में लेके जाएंगे और गोवा का झारखंड में लेके जाएंगे, तो इससे भी लोगों में कुछ हार्मनी स्टैब्लिश होगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो करते हैं अंडर दिस एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स को हम लोग बताते हैं कि इंडिया में इतना डिफरेंट वैरायटी ऑफ कल्चर्स है, हर एक स्टेट में अलग अलग है। ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम क्या चीज़ है, कब लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, न्यूज़ में क्यों था, और इसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसके रिगार्डिंग पता होनी चाहिए थी। ठीक है, नहीं पता थी मैंने बता दिया, एक ही बात है। चलो नेक्स्ट है आपका इंफ्रा स्टेटस 2 अफोर्डेबल रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्सेस, ARHC। हमने पहले भी टॉपिक किया हुआ है, हल्का सा ब्रीफ में दे देती हूँ कि जो ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, देखो नाम से क्लियर है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग मतलब ऐसे हाउसेज जिनको आप रेंट पर ले सकते हैं, जो आपकी पॉकेट के हिसाब से भी फिट बैठते हैं, है ना, कि भाई आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उनमें रह सको, बहुत महंगे ना हो। क्योंकि होता है ना कई बार कि जैसे आप किसी रूरल एरिया से किसी शहर में गए, आप दिल्ली माइग्रेट करके फ्रॉम बिहार में तो बहुत कम चीज़ों में गुजारा चल जाता है,
लेकिन जैसे आप दिल्ली में आए वैसे ही आपको सिर्फ रहने के लिए ही हर महीने 15,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। तो अगर आपकी इनकम ही 25,000 है, 15,000 आपकी सिर्फ इसी चीज़ में चले जा रहे हैं कि रेंट देना है घर का, तो फिर आपका पूरा बजट बिगड़ गया। माइग्रेट करने का फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ, क्योंकि आपको पैसे तो घर पर भेजने हैं ना, तो आप पैसे घर पर नहीं भेज पाओगे तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव खत्म होगा आपका माइग्रेट करने का। तो ऐसा ना हो, जो भी पर्सन रूरल एरिया से किसी बड़े शहर में माइग्रेट किए हैं उनको रहने के लिए जो हाउसेज हैं वो आपको अफोर्डेबल रेंट्स पर आपको प्रोवाइड करने हैं। दैट इज द स्कीम ऑफ दिस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये किसके अंडर आते हैं? दे कम अंडर दिस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इस योजना के अंडर हम लोग ARHC भी बनाते हैं, जिसमें बाहर से आए और रहने वाले लोगों को हम अफोर्डेबल रेट्स पर रेंट प्रोवाइड कर सके और उनको ताकि पैसे उनके कुछ बच सके। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनको प्रोवाइड कर दिया गया है, जो भी कंपनी, जो भी एंटिटी, जो भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी ऐसे हाउसेस बनाने की कोशिश करती है, ऐसे हाउस बनाती है, तो ये हाउसेस बनाने के लिए जो स्टेटस है उसको क्या प्रोवाइड कर दिया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस हैज़ बीन गिवन। अगर किसी भी एक्टिविटी को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रोवाइड कर देते हैं, इसका मतलब उसको करने के लिए हम जो लोन ले रहे हैं वो हमें कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, मतलब पैसे हमारे बच जाएंगे। अगर मैं किसी पूरे एक एरिया में हाउसेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें रूरल एरियाज़ के लोग आके रह सकें, तो अगर मैं लोन लेने जाती हूँ बैंक से कि भी मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे पैसे चाहिए हैं, तो मुझे लोन लेने के लिए बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, तो वो एक फ़ायदा हो जाता है, ज़्यादा पैसे नहीं पे करने पड़ रहे। तो ये जो चीज़ें हैं, जो कंसेशनल लोन्स हैं, सब्सिडी मिलती है चीज़ों को बनाने के लिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, तो ये सब किस में करती है गवर्नमेंट? दे डू इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की डेफिनेशन में अगर ये वाले हाउसेस भी आ जाएंगे तो अल्टीमेटली इनके लिए भी जो लोन्स हैं वो सस्ते रेट इंटरेस्ट पर मिल जाएंगे। दैट इज़ अ फ़ायदा टू गेट अ स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। ठीक है, तो क्या ये बेसिकली अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग्स हैं और क्या इनके की पॉइंट्स हैं और क्या फ़ायदा है आपके किसी भी जगह, किसी भी एक्टिविटी को स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का, तो वो सब चीज़ें आपको इसके बारे में हल्की सी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर देखो इसमें जो ये हाउसेस बनाने हैं, जो भी हाउसेस बनाने जाएंगे, जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाना था जी, मैं यहाँ पर लोगों को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करूँगी, तो उसके लिए अगर कोई टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कर लूँ कि भाई अगर मैं इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगी तो यहाँ के लोगों को जो ये रहेंगे उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अगर मैं डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे सरकार पैसे देगी विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट। विदाउट भी दे सकती है, कम रेट पर भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा प्रोजेक्ट है और कैसी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर अगर आपको काम करना है तो फिर अल्टीमेटली आपको टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी ग्रांट दी जाएगी। कम से कम वो एक फंड बना रखा है 600 करोड़ रुपए का, इंपॉर्टेंट नहीं कितने करोड़ रुपए का है, बट इतना पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को इनोवेशन के लिए भी जो ग्रांट जानी है वो भी इन दिस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में जा सकती है। एक तो ये करना है, और साथ में जो भी आपके इंसेंटिव्स है, कंसेशनल लोन्स हैं, लेंडिंग रेट्स कम हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है एंड व्हाट आर दी बेनिफिट्स टू हैव अ स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस पर्पसेस। ठीक है, चलो तो यहीं पर है। थैंक यू सो मच। तो ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने किए सितंबर के रिगार्डिंग। कल से हम लोग करेंगे अगस्त वाले। ठीक है, तो हम पीछे चल रहे हैं इस तरीके से, मार्च से लेकर अभी सितंबर तक ख़त्म कर चुके हैं, अगस्त अभी करेंगे, हम मई तक जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपका यही काम है अभी कि आप एक बार वीडियो को अगर देख लिया है आपने तो फिर एक बार नोट्स प्लीज़ रिवाइज कर लेना। आधा पौना घंटा लगा के एक बार नोट्स को देख लो कि भाई जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो किस पेज पर, किस जगह पर हैं, ताकि जब आप रिवीजन करो तो कम से कम आपको पता हो कि भाई हाँ ये नोट्स पहले पढ़े हुए हैं। क्योंकि एक बार सुन लोगे तो कल तक भूल जाओगे, कल फिर और नया मटेरियल दे दूँगी मैं, कल एक और नई वीडियो आ जाएगी आपके सामने, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा है क्योंकि वीडियो देखते जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो सिर्फ वीडियो देखना इज़ नॉट द पर्पस, वीडियो देखकर आपने अपनी नॉलेज में एनहांसमेंट करना इज़ द पर्पस। सिलेक्शन इज़ द पर्पस। सिलेक्शन कैसे होगा? वीडियो देख के प्लस नोट्स पढ़ के, दोनों ही चीज़ों को देख के, किसी एक से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही राय है कि रिवीजन प्लीज़ करना। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वी आर अवेलेबल। ठीक है, आपको पता है क्या करना है आपको डाउट्स क्लियर करवाने के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू रिवीजन। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी।
नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।